चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये मानते हुए कि आप लोगों को एटलीस्ट सिलेबस वगैरह तो सब कुछ पता ही है, इनफैक्ट पढ़ ही रखा है एक बार सिलेबस, तो हम सिलेबस पे नहीं जाते, सिर्फ बात करते हैं कि इस क्लास में किस तरह से प्रोसीड करेंगे। वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, 5 के 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे, चार्ट बेस्ड रिवीजन रखेंगे, कोशिश करेंगे बुक्स की तरफ ना जाएं इस समय, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार बुक गो थ्रू की हुई है सबने, एटलीस्ट कहीं से भी की हुई है, किसी भी फैकल्टी की हुई है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल किया हो। वी आर नॉट न्यू टू द टॉपिक, हमें टॉपिक्स न्यू नहीं है, हमें किस किस प्रॉब्लम से यहाँ डील करना है। नंबर 1, लॉ याद नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे मल्टीपल टाइम्स एक चीज को क्लास में रिवाइज करें। सेकेंडली याद हो जाएगा, उसके बाद लॉ का आपका लिखने की प्रॉब्लम आती है, लिखने के प्रॉब्लम को यहाँ हैंडल करेंगे। दो ये प्रॉब्लम है जिसके लिए प्राइमरीली ये बैच बनाया जा रहा है कि आपको लॉ याद करा दिया जाए, अब इस हालत में हो जाए आप 2 महीने बाद के पेपर में लिख सके। एंड सेकेंडली लिखना कैसे है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे कि पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, किस तरह से रिवाइज करेंगे। वी विल स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे। अराउंड 9 से 10 चार्ट्स हैं, वी ऑन एन एवरेज हम 2 या 3 चार्ट एक क्लास में कवर करेंगे, तो 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर हमारा कंपनी एक्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। देन वी विल मूव टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट की तरफ जाएंगे। अगेन पहले कंपनी एक्ट की बात करें तो ये पेपर के अंदर अराउंड 13 टू 14 मार्क्स का आता है, तो विद इन 3 क्लासेस विल बी डन विद 13 मार्क्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट की, एन एक्ट विच कम्स फॉर 16 मार्क्स, पेपर में 16 मार्क्स का आता ही आता है हर बार, उसके बारे में बात करेंगे, 5 लेक्चर्स उसमें हमारे लगेंगे। देन वी विल मूव टू एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। रीजन बीइंग वो पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर होता है, तो हम कंपनी में पार्टनरशिप करने के बाद साथ के साथ एलएलपी निपटाएंगे। एलएलपी में एक इशू है, एलएलपी में पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का, जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा 7 मार्क्स का, और बी पार्ट उसका एलएलपी से होगा 5 मार्क्स का। श्योर, हमेशा पैटर्न यही रहता है, पैटर्न बदलने के चांसेस बहुत कम है। तो एलएलपी के लिए आप एक क्वेश्चन के लिए तैयार करते हैं एलएलपी को, इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हमें श्योरिटी होती है क्योंकि एलएलपी रिवाइज करने में हार्डली 1 या 2 क्लास लगती हैं, कि उसके अंदर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंपलसरी आता ही आता है। दूसरा आप उसको उस तरह से देख सकते हैं कि एक एलएलपी ऐसा एक्ट है जो अगर टाइम ना मिले तो पेपर वाले दिन आप लोग उसको ना भी करके जाएं, तो ये चांस होता है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पक्का होता है कि बी पार्ट वो होगा, उस क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं तो आप बिना ऑप्शन के पेपर के लिए जा रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है एलएलपी करके जाया कीजिए, क्योंकि उसके साथ कई बार जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान, निहायती आसान क्वेश्चन होता है, आप उसको इसलिए नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे होते क्योंकि आप एलएलपी करके नहीं गए होते। आपका वो 7 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन वेस्ट चला जाएगा अगर आप एलएलपी करके नहीं जाएंगे, तो देयर आर ग्रेट चांसेस। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन का सीधी सी कहानी क्या है, मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराऊंगा उस क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे कंपाइल करके दिए हुए हैं। उनके बाहर जनरली बहुत रेयर चांस है कोई 7 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, उन्हीं में से ही कोई ना कोई आता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी प्रेडिक्टेबिलिटी है हमारे पास कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और इन्हीं में से ही कोई ना कोई आना है। और एलएलपी का सिलेबस बड़ा लिमिटेड सा है, तो उसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का आपका आना है पेपर में, वो आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। पैटर्न अगर एग्जाम की बात करें तो हमारे पास इतना आइडिया होगा, आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच, कोई भी 5 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स के मिलेंगे, एक ओवरऑल चॉइस मिलती है, क्वेश्चन 2 से लेके 6 के बीच में कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते होते हैं। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना। अच्छा हमने बात कर ली पार्टनरशिप तक करेंगे, पार्टनरशिप के बाद एलएलपी की तरफ जाएंगे, एलएलपी के बाद हम मूव करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ज्यादातर अगर मैं पूछूंगी कौन से एक्ट में प्रॉब्लम आती है तो नंबर 1 पे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं। रीजन बीइंग वो लंबा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि उसका सिलेबस काफी ज्यादा दिया हुआ है उन्होंने, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो थोड़ा सा टेक्निकल है। काफी बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या होती है, प्राइस पे का बेसिकली सेल कब होती है, उसी में इतना ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लास्टली हम मूव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इशू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिलेबस ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा सिलेबस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वेटेज नहीं है एग्जाम के अंदर। अगर मैं आपको बात करूं तो जितना वो आपको पढ़ाते हैं कंपनी एक्ट में उतने में पढ़ा के वो आपको 15 मार्क्स देने को तैयार हैं, जबकि आपका अल्टीमेटली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वो भी 25-26 नंबर से ऊपर नहीं आता, यानी कि जो उसका सिलेबस है हार्डली 1.5 गुना होना चाहिए था कंपनीज एक्ट से, ऐसा है नहीं। कंपनी एक्ट में अगर आप देखें तो हम 3 क्लासों में रिवाइज कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करने में 10 क्लासेस लग जाती हैं, तो आप समझेंगे 3 गुना सिलेबस है लेकिन 3 गुना वेटेज नहीं है उधर से मार्क्स की। उसमें हम लास्ट की तरफ बढ़ेंगे कि पहले जो बाकी बचे हुए एक्ट हैं उनको ढंग से कवर कर लें, और ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम रहती है, वो जब पढ़ना शुरू करते हैं वो शुरू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इतने खप जाते हैं कि उसके बाद के जो छोटे छोटे एक्ट हैं जहां से एक्चुअल में मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं रहता। हम इसको उल्टा करेंगे। राइट नाउ मेरा मकसद आपको कोई लॉ का ज्ञाता बनाना नहीं है कि आइए डिस्कशन करते हैं लॉ कैसे लिखे जाते हैं,
हम इस समय यहां बैठे हैं सिर्फ एक पर्पस के लिए कि 2 महीने बाद पेपर है और हमें उस पेपर में वो चीजें लिख के आनी है जो पेपर में आती हैं। तो मेरा पर्पस जो रेगुलर क्लासेस में होता था कि लॉ समझाऊं, लॉ बनते कैसे हैं, फिलहाल मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि लॉ बनते कैसे हैं या नहीं बनते हैं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग ज्ञान है, वो एक बार फाउंडेशन पास हो जाएगा लेते रहिएगा वो ज्ञान। इस समय हम सिर्फ इस पर्पस के लिए बैठे हैं कि हमें पेपर में जो आता है वो आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें करना क्या कुछ है, चार्ट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, ज्यादातर चार्ट्स में कवर्ड है, जहां मुझे रेफर करना होगा मैं बुक आपको रेफर करा दूंगा। जिनके पास बुक्स नहीं भी हैं कोई इशू नहीं है, इस चार्ट के साथ एक पेज आपको खाली मिल रहा होगा। ये चार्ट वन साइड प्रिंटेड चार्ट्स हैं सारे के सारे, आपको एक एक पेज इसके साथ खाली मिलेगा। जो जो चीजें मुझे एडिशनल नोट करानी होगी मैं उसके अंदर नोट कराता चला जाऊंगा आपको साथ में। कोशिश करेंगे ताकि पेपर वाले दिन तक हमारे चार्ट्स इस हिसाब से तैयार हो जाएं कि हमें बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, हम इसी बुक को रिवाइज करके सिर्फ अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें। पैटर्न क्या रहेगा रिवीजन का, बेटा मैं अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ा चुका हूं और आप अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया समझाने की जरूरत है। हम यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए आए हैं कि हमें लॉ को रिवाइज करना है, और अच्छे शब्दों में बोल दूं तो हमें लॉ को याद करना है। लॉ को याद करने का एक ही तरीका है, आपको लॉ को बोल के याद करना पड़ेगा। मोर एंड मोर आप सेक्शन नंबर्स को अपने मुंह से निकालेंगे, मोर एंड मोर आप केस स्टडीज के नाम को अपने मुंह से निकालेंगे, वो चीज याद होती चली जाएगी। रीजन क्या है, हम लोग क्लासेस में जब नहीं आए, हम लोगों ने घर बैठ के कंप्यूटर्स के आगे, स्क्रीन के आगे पढ़ाई करी, हमने चीजें बोली नहीं। टीचर बोलता रहा, हम सुनते रहे, आधे हमारे कान में उस समय नहीं गया, आधा गया तो हम भूल गए। तो अब सिचुएशन ये है कि हमने सब कुछ सुना हुआ है, याद हमें कुछ नहीं हुआ। तो इसमें अब पैटर्न क्या रहेगा, वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग इन क्लास, और आप साथ साथ उस चीज को जब मैं बोलने को कहूंगा आप बोलेंगे, और आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा मुझे आता है। बच्चे को ये लगता है कि सर बैठा टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप बोले चले जा रहे हैं, मेरा बोलने से याद नहीं होने वाला है आप लोगों को। एट द एंड ऑफ द डे आपको बोलना पड़ेगा, जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार अपने मुंह से निकाल लेंगे इस चीज को, ये उतनी आसानी से पेपर तक रिवाइज हो जाएगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 हमारा जो सिलेबस में है, वैसे अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज टोटल 470 सेक्शंस। 470 सेक्शंस हैं, उनको 29 चैप्टर्स के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, और 7 शेड्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने फाउंडेशन के सिलेबस की बात करें, एट फाउंडेशन लेवल वी आर ओनली डीलिंग विद 10 सेक्शंस। हम पहले 10 सेक्शंस की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि अगर हम हार्डली बात करें तो उसका 10% सिलेबस का, 5% सिलेबस का पूरे एक्ट का भी हमारे में नहीं दिया गया। बेसिक इंट्रो पे ही रखता है वो, आपको से आगे नहीं बढ़ाता। आइए शुरू करते हैं। अगर हम इंट्रो की बात करें तो द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013, और आपको समझेंगे इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था 1956 एक्ट, जिस एक्ट को ये रिप्लेस करके आया है, उस एक्ट को उसने रिपील किया है, उस एक्ट को खत्म किया है, और उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2013 पिक्चर में आया। डेट पूछी नहीं जा सकती, स्टिल पता होनी चाहिए। ये जो एक्ट रिसीव किया है प्रेसिडेंट के असेंट को, आप समझेंगे लॉ बनाने के प्रोसेस में, जब प्रेसिडेंट का साइन हुआ है इसके ऊपर, द डेट वाज 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 को द एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिस दिन असेंट रिसीव हुआ, लेकिन ये उसी दिन पिक्चर में नहीं आया, उसी दिन इन इफेक्ट नहीं आया। इनफैक्ट नेक्स्ट दिन 30 अगस्त 2013 को सिर्फ सेक्शन 1 को सरकार ने नोटिफाई कर दिया, यानी कि सेक्शन 1 को इन पिक्चर ला दिया, सेक्शन 1 उस दिन से पिक्चर में आ गया, बाकी एक्ट पिक्चर में नहीं आया। अब आप प्रैक्टिकली समझें, सेक्शन 1 के पिक्चर में आ जाने से क्या एक्ट के प्रोविजंस पिक्चर में आ जाते हैं? नहीं बेटा, ये वैसे है जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो, आप उसका भूमि पूजन कराते हैं। ये बस उतना हरकत हुई थी कि हमने एक्ट ला दिया, ये बात हो गया, लेकिन उस एक्ट के प्रोविजंस अभी धीरे धीरे उन्होंने इंप्लीमेंट किए। और इंप्लीमेंट कैसे किए? उन्होंने सेक्शन 1 में इस बात को लिख दिया था कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई एंड डिफरेंट डेट्स में बी नोटिफाइड फॉर डिफरेंट सेक्शंस। ये बात उन्होंने क्लियरली लिखी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब डेट्स बताती जाएगी, उन डेट्स के ऊपर जो सेक्शंस वो बताएगी, वो सेक्शंस इन पिक्चर आते चले जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले सेक्शन 1 नोटिफाई किया, फिर 90 सेक्शंस और नोटिफाई किए, फिर 150 सेक्शंस और नोटिफाई करे। ऐसे करते करते उन्होंने 2 साल लगा दिए पूरे कंपनीज एक्ट को नोटिफाई करके पिक्चर में लाने में। राइट नाउ जब हम बैठे हैं 2021 में, तो सिचुएशन ये है कि 2013 एक्ट पूरी तरह से नोटिफाई हो चुका है, और उसने 1956 एक्ट को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया है। यानी कि अब 1956 एक्ट का कोई भी सेक्शन राइट नाउ इन लॉ नहीं है इंडिया के अंदर। सारा का सारा जो लॉ है वो कहां से निकल के आ रहा है? 2013 एक्ट से। ये बेसिक इंट्रो था। तो सारा सेक्शन 1 नोटिफाई किया गया था 30 अगस्त 2013 को, एंड रिमेनिंग सेक्शंस वर नोटिफाइड इन फेज्ड मैनर इन डिफरेंट डेट्स। फेज्ड मैनर का मतलब समझ आता है, धीरे धीरे वो नोटिफाई होते चले गए। टोटल मैंने आपको बता दिया 470 सेक्शंस हैं,
29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये चैप्टर्स क्या है बेटा, जैसे हम बुक्स में लिखते हैं जनरली, हम लोग एक तरीका तो होता है नॉवल की तरह लिख डालें पूरी की पूरी किताब को, दूसरा तरीका क्या होता है उसको किसी लॉजिक के बेसिस पर अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया जाए, और कंपनी एक्ट ने भी ऐसा ही किया। कंपनी एक्ट अगर आप चैप्टर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको एक चैप्टर 1 मिलेगा प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है बस। फिर उसके बाद वो बताएगा आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में, चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। उसके बाद वो आपको कहता है कंपनी बन गई, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, तो एक चैप्टर आएगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 23 से लेकर 42 तक। फिर वो आपसे बात करता है अच्छा कंपनी की कैपिटल भी रेज होगी, अब उसके बाद आपको बताता है कैपिटल कितने तरह की होती है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, वो आपका चैप्टर 4 है। ऐसे करते करते उसने चैप्टर बांटे हैं। मेरा पर्पस आपको इस समय चैप्टर याद कराना नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस में ही नहीं है सब कुछ, हमारा सिलेबस 10 सेक्शंस पे टिका हुआ है, लेकिन चैप्टर्स का पर्पस क्या है कि उन 470 सेक्शंस को एक लॉजिक के साथ प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सेक्शंस को क्लब कर दिया है अलग अलग हेडिंग्स के अंदर, और उन हेडिंग्स को हमने नाम देना शुरू कर दिया है कि ये चैप्टर्स हैं। यानी कि ये 470 सेक्शंस जो हैं ये टोटल कंपनी एक्ट के 29 चैप्टर्स के अंदर बटे हुए हैं, और साथ में पीछे 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं। राइट नाउ इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि इन शेड्यूल्स में क्या है, धीरे धीरे जब आप इंटर और फाइनल लेवल में पढ़ेंगे ये शेड्यूल्स भी धीरे धीरे सिलेबस का पार्ट बनते चले जाते हैं। शुरू करते हैं एक्ट के साथ, सेक्शन 1 से बात करते हैं। सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट, पहले चैप्टर के सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, चार चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट मींस कहां कहां अप्लाई होता है एक्ट, कमेंसमेंट किस दिन एक्ट पिक्चर में आया था, और एप्लीकेशन कहां कहां ये एक्ट लगेगा। ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है सेक्शन को, एक्ट ही यही नाम देता है। और जनरली सेक्शन 1 इन चार बातों में के चीजों के बारे में ही बात करता है। आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए, आप कोई भी एक्ट उठाएंगे तो सेक्शन 1 जनरली उसका शॉर्ट टाइटल बताएगा, शॉर्ट टाइटल मतलब उसका नाम। सेकेंडली वो बात करेगा एक्सटेंट, कहां कहां अप्लाई होता है। ये राइट नाउ अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है कि पहले इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज आप समझेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ एक्ट्स इंडिया के अप्लाई नहीं होते थे। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने के लिए रूल ये होता था कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है जब तक वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर लेती थी वो जम्मू कश्मीर पर लगता नहीं था, जब तक आर्टिकल 370 वो नहीं हुआ था, डिलीट नहीं हुआ था। राइट नाउ वो सिचुएशन खत्म है। अब आपको समझेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में अप्लाई करता है कि नहीं करता, उसको खत्म होने के बाद ब्लैंकेटली सारे के सारे एक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर जाएंगे। तो एक्सटेंट के बारे में अब नए सिरे से बताना सेक्शन के अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। स्टिल आपको अभी भी हर एक्ट के अंदर लिखा हुआ मिलेगा दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। आप समझ आ रहे हैं इंडिया में बात कर रहे हैं तो होल ऑफ इंडिया अप्लाई करेगा ही, लेकिन वो बात वो लिखता है। थर्ड वो बात करता है कमेंसमेंट के बारे में, एक्ट कब इन पिक्चर आया, मैंने आपको बताया था, कोई डेट नहीं दी गई थी, बताया यह गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देगी उस दिन से एक्ट ये पिक्चर में आएगा। अभी यहां भी एक बात समझ लें, इंडिया में बेटा जब एक्ट बनते हैं उस एक्ट को इन फोर्स लाने के दो तरीके हैं मार्केट के अंदर जो प्रेजेंटली चल रहे हैं। एक तरीका उसका है कि एक्ट में डेट बता दी जाती है, ऐसा आप देखेंगे अपना पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ऐसा आप देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ऐसा आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेटें लिखी हुई हैं, 1 सितंबर 1872 को आया, 1 जुलाई 1930 को आया, ऐसे डेट्स लिखी हुई हैं कि इस डेट को इन पिक्चर आ जाएगा। ये पुराना तरीका था। जब आप पुराने एक्ट पढ़ेंगे ना, 1872 का पढ़ रहे हैं, 1930 का पढ़ रहे हैं, 1932 का पढ़ रहे हैं, वहां आपको डेट्स मिलेगी। सेक्शन 1 में लिखी हुई दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। अब धीरे धीरे रिवाज क्या हो गया, नया जो लेजिस्लेशन बनते हैं उनमें डेट नहीं लिखी जाती, उनमें लिख दिया जाता है दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। यानी कि डेट बताने के बजाय लॉ मेकर्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देते हैं कि भैया आपके हाथ में है। जब आपको लगे कि आप तैयार हो गए हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आप समझे बेटा एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मशीनरी चाहिए। आपने उस एक्ट में कहा होगा नए ऑफिसर्स चाहिए होंगे, नए कोर्ट्स चाहिए होंगे, नई ट्रिब्यूनल्स चाहिए होंगी, ऑफिसेस चाहिए होंगे उनके, तो ये सब बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज प्रेसिडेंट साहब ने स्टैंप लगाई और रातों रात को जादू से चीजें खड़ी हो जाएंगी। द गवर्नमेंट विल टेक टाइम, कई बार साल साल लग जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, इसलिए ये टाइम दिया जाता था। पहले ये टाइम एक डेट लगा के फिक्स कर दिया जाता था कि इस डेट को तो एक्ट पिक्चर में आ जाएगा, कर लो तैयारी इसके हिसाब से। अब उन्होंने वो डेट हटानी शुरू कर दी, अब वो लैंग्वेज क्या यूज करनी शुरू कर रहे हैं, they shall come into force on such date as central government shall notify company as क्योंकि एक नया एक्ट है, इसमें इसी तरह की भाषा इस्तेमाल की गई थी। और लास्ट हमसे बात किया गया था एप्लीकेशन के बारे में कि ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होगा। आइए एक बार सेक्शन 1 देख लेते हैं। अगेन सेक्शन 1 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं आएगा पेपर के अंदर। द एक्ट शैल बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अपना नाम, एक्ट अपना नाम बताता है,
हर एक्ट सेक्शन 1 में सबसे पहले अपना नाम ही बताता है। द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट से बात करते हैं, दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसका क्या मतलब हुआ, सेक्शन 1 इमीडिएटली इन फोर्स आ जाएगा, और इसलिए हमने क्या कहा था, जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया था नेक्स्ट दिन से सेक्शन 1 तो इन फोर्स आ गया था, क्योंकि वो खुद ही लिख रहा था दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions। बात क्लियर होती है कि बाकी बचे हुए सेक्शंस उस दिन पिक्चर में आएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी। नोटिफिकेशन कैसे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बुक होती है बेटा सरकारी बुक, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ऑफिशियल गैजेट। उस ऑफिशियल गैजेट के अंदर जब चीज पब्लिश कर दी जाती है, ये मान लिया जाता है कि पूरी पब्लिक को वो बात पता चल गई है, बस मान लिया जाता है बेटा। आप और लोग, मैंने आज तक ऑफिशियल गैजेट खोल के भी नहीं देखा, लेकिन लॉ क्या मानता है कि ऑफिशियल गैजेट में जो चीज पब्लिश हो गई वो पब्लिक हो गई, और अब ये इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक तक पहुंच गई है। तो ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन पब्लिश कर दी जाएगी नोटिफिकेशन, ये मान लिया जाएगा कि वो सेक्शन इन फोर्स आ गया, और डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स बताई जा सकती हैं। उस पावर का मैंने आपको बताया इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, अलग अलग डेट्स बता के अलग अलग उन्होंने एक्ट पिक्चर में लाया। राइट नाउ सब कुछ हो चुका है। आइए मेन 1 सबसेक्शन 4 के ऊपर जो बात करता है एप्लीकेशन के बारे में, कि एक्ट किस किस के ऊपर अप्लाई करेगा। टोटल अगर हम किस किस के ऊपर अप्लाई करें तो बेटा 6 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई करता है। पहला, द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में, अगर आप लोगों ने याद रहे तो। कंपनी एक्ट कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि सिंपल भाषा में वो क्या कह रहा है, जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई करेगा। उसके अलावा उसने वर्ड्स यूज किए हैं बेटा जिसको हम याद करते हैं बिग्स नाम से। बिग्स नाम से याद हो जाता है ये। बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनी। इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम है, बाहर से बुलाना किसी को बुला लो बाहर। बिग्स के बारे में, बिग्स स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कंपनी, आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। 4 है, धीरे धीरे याद करते हैं। पहला कौन सा था, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर 4 कंपनियां उन्होंने बताई बिग्स नाम से, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, जी से जनरेशन, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनाई गई हैं। इनको जूम करता हूं ना, साइड से कट जाता है, यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज कर दे, छोटे वाले में ले पड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आने, हाँ कटेगा ये चार्ट दिखता नहीं है साइड में। हाँ इसमें दिख जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, बच्चे देख लेंगे। इट अप्लाइज टू बिग्स कंपनी। पहले हमने बात करी, बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, पढ़ा जा रहा है पीछे वालों को, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट। चारों में बेटा एक एक बात ध्यान रखनी है, बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या स्पेशल एक्ट हो, चारों में कंपनीज एक्ट तब अप्लाई करता है जब इनके स्पेसिफिक एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ना लिखा हुआ हो। यानी कि इन चारों से डील करने के लिए इनके बारे में स्पेशल एक्ट हैं। अगर हम बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे तो बैंकिंग कंपनी के लिए हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए 2 एक्ट हैं, इंश्योरेंस एक्ट और ईडा। ईडा मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। जी जनरेशन की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। और स्पेशल एक्ट तो आपने खुद ही बोल दिया, कोई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में बनाई गई हो तो उसके लिए एक अलग से एक्ट होगा। चारों केसेस में क्योंकि अलग कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इनके साथ डील करने के लिए, कंपनी एक्ट सिर्फ तब तक अप्लाई करेगा या उस हद तक अप्लाई करेगा इन सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यानी कि एक्सेप्ट इन सो फार, दैट मींस जब तक ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा तब तक कंपनी एक्ट आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज के बारे में कंपनी एक्ट कुछ बोलता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और बोलता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई करेंगे आप बैंकिंग कंपनी के ऊपर। सेम कहानी इंश्योरेंस के केस में होगी, सेम कहानी जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होगी। अब आपको इसमें याद क्या करना है बेटा, समझ तो आ गया, लेकिन पेपर के अंदर एक प्रॉब्लम आएगी, आपको इन एक्ट्स के नाम नहीं याद रहते।
तो हमने फोकस किस बात पे करना है कि बैंकिंग कंपनी के लिए एक्ट का नाम क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ईयर ना भी याद हो आपके लेवल पे चल जाएगा, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सारे ईयर याद करेंगे, एटलीस्ट एक्ट का नाम याद कर लीजिए। बैंकिंग कंपनी के लिए इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट और दूसरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। फिर से कौन कौन से एक्ट थे, इंश्योरेंस एक्ट और सेकंड शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं ईडा एक्ट। ईडा का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। थर्ड हम बात करते हैं जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके लिए एक्ट कौन सा है जिससे इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। एंड फाइनली स्पेशल एक्ट के लिए तो अलग से नाम याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमने अभी तक 5 कवर कर लिए, कहां कहां एक्ट अप्लाई होता है, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। सेकेंडली बैंकिंग कंपनीज इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। देन थर्ड जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एंड सेकेंडली कंपनीज जो भी गवर्न करती हैं बाय स्पेशल एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 पॉइंट में अपने पास ली हुई है पावर कि हम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उसके ऊपर इस एक्ट को अप्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर जनरली अगर मैं एग्जांपल दूं तो एनएचएआई इसका एग्जांपल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आप प्रैक्टिकली समझेंगे किसी एक्ट में बनाई गई थी और उसके ऊपर क्या किया गया, कंपनी एक्ट लगा दिया गया है कि कंपनी एक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेगा। यानी कि 6 पॉइंट के अंदर एक तरह से गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी एंटिटी के ऊपर जो शायद कॉर्पोरेट फॉर्म में बनाई भी ना गई हो उसके ऊपर भी चाहे तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन से उसको गवर्न करा सकती है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो हमारे पास 6 आ गए सेक्शन 1 में। नंबर 1 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, बिग्स कंपनी, या लास्ट में सच बॉडी कॉर्पोरेट्स incorporated by any act as the central government may by notification specify। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उस केस के अंदर आपका ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। चलिए सेक्शन 1 पूरा हुआ। इसी के साथ हमारा एक बार फटाफट से बताइए सेक्शन 1 किन 4 चीजों के बारे में बात करता है, शॉर्ट टाइटल, सेकेंडली एक्सटेंड, थर्ड कमेंसमेंट एंड फोर्थ एप्लीकेबिलिटी। क्या क्या कहता है सबसेक्शन 1 कहता है द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। सबसेक्शन 3 ने क्या बोला, दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स इमीडिएटली एंड रिमेनिंग सेक्शंस कब इन फोर्स आएंगे, ऑन सच डेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। एंड सबसेक्शन 4 ने क्या बोला, एप्लीकेबिलिटी के बारे में 6 जगह अप्लाई बोल दी उसने, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, प्रीवियस लॉ, बिग्स कंपनी और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर लेगा। डन विद सेक्शन 1। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, अब हम सेक्शन 2 पे आ रहे हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस एक के बाद एक ऐसे याद नहीं करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन को वहां वहां याद करते जाएंगे। पहली डेफिनेशन जो हमने कवर करनी है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी क्या होती है, कंपनी स्टैट्यूटरी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सारे सेक्शंस अलोंग विद क्लॉज नंबर हमें याद रखने हैं, कोई भी सेक्शन हमें नहीं छोड़ना है। 2 क्लॉज 20 डिफाइंस कंपनी, कैसे डिफाइन करता है, as per 2 clause 20 of Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any of the previous company laws। क्या definition है 2 clause 20 की, company means a company incorporated under this act or any other previous company law। यानी कि 2013 एक्ट में बनाई गई कंपनी या उससे पहले के 1956 के या उससे पहले जो एक्ट रहे होंगे, कहीं पर भी अगर कंपनी बनाई गई है तो उसको हम इंडिया में अब क्या बुलाएंगे, कंपनी बुलाएंगे। यानी कि कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा वो बहुत छोटे से दायरे में काम करता है। उसके हिसाब से कंपनी क्या क्या है जो 2013 एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाई गई कंपनीज हैं, बस उनको ही कंपनी बुलाता है। अगर वो बाहर के एक्ट में बनी हुई हो तो उन सबको कंपनी नहीं बुलाया जा सकता, उनके लिए अलग अलग नाम है कंपनी एक्ट में। हम टर्म पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी, हम एक टर्म पढ़ेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, उनको उन दायरे में डाला जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम उनको कंपनी नहीं बुला सकते। तो कंपनी क्या होती है, वो जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हो इंडिया के अंदर, उसी को ही आप कंपनी बुलाएंगे एज पर 2 क्लॉज 20। अब दिक्कत क्या आ रही है बेटा, इसके अंदर उन्होंने ये तो बता दिया कंपनी होती क्या है, यानी कि इस एक्ट में बनाई हुई और पिछली, वो फीचर्स ना बता पाए कंपनी के। उसके लिए हम एक प्राइवेट प्रोफेसर हैं, उनके डेफिनेशन पे चले जाते हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एज डिफाइंड बाय प्रोफेसर हेनी। नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी नाम लिख के डेफिनेशन दे सकते हैं।
कि प्रोफेसर हेनी की दी हुई डेफिनेशन है। ये प्रोफेसर हेनी ने क्या डेफिनेशन दी है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate identity, a perpetual succession and a common seal। शायद मेरे ख्याल से 11th क्लास में यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी आपको पहले जब पढ़ाते हैं तो। a company is an artificial person created by law having a separate identity, a perpetual succession and a common seal। अच्छा, अब कॉमन सील की एक समस्या है बेटा, पहले ये डेफिनेशन सही लगती थी, अब कॉमन सील के साथ एक हुआ है कि 2015 में एक अमेंडमेंट आई, 2013 में तो एक्ट बनाया गया था, 2015 में अमेंडमेंट आई और उसने क्या बोला कि जो आपकी कॉमन सील का कंसेप्ट है, कॉमन सील होता क्या है सर? कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी की सील, वो ऑप्शनल बना दी गई कि आप चाहें तो कॉमन सील रखें, चाहे तो कॉमन सील ना रखें। सर कॉमन सील नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे कि अगर कॉमन सील कंपनी चूज कर लेती है कि नहीं रखना तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स कैसे साइन करेगी अपने, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स वगैरह से साइन कराएगी तो सब बातें आएंगी, राइट। लेकिन कॉमन सील रखना अब ऑप्शनल है, इसलिए हम इस डेफिनेशन के आगे लिख देते हैं कि कंपनी में जब हम लिखते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील में हम क्लियर कर देते हैं कि कॉमन सील का जो कंसेप्ट है एक ऑप्शनल कंसेप्ट है, चाहे तो कंपनी कॉमन सील रखे, चाहे तो कंपनी कॉमन सील ना रखे। नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी पे। फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करें बेटा, फीचर्स ऑफ कंपनी के लिए हम लोगों ने एक लर्निंग स्किल डेवलप की हुई है। लर्निंग स्किल क्या है? अ कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। अ कंपनी इज अ, आप अपने ब्लैंक वाले पेजेस पे लिख सकते हैं, अ कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। फुल फॉर्म बनवानी शुरू करें। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, T stands for transferability of shares, O stands for ownership separate from management, ownership separate from management, P stands for perpetual succession, T stands for transferability of shares, O stands for ownership separate from management, P stands for perpetual succession, C stands for common seal, L stands for limited liability, A stands for artificial person, S separate legal entity, and final as separate property। और एसोसिएशन जो वर्ड हमने लिखा, एसोसिएशन से पॉइंट बनता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन। सारे पॉइंट्स हम इससे कवर कर लेते हैं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी कॉमन सील, एल लिमिटेड लायबिलिटी, ए आर्टिफिशियल पर्सन, S separate legal entity, another S separate property, and association means an incorporated association। आइए एक एक पॉइंट को कवर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। बट जब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो हमें एक सेक्शन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कंपनीज एक्ट के, दैट इज सेक्शन 44। सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? Section 44 says the shares and debentures of company are movable properties. Shares are movable property transferable in such a manner as provided by articles। ये वैसे आपके उसमें लिखा हुआ है चार्ट्स में। सेक्शन 44 ने क्या बोला हुआ है? सेक्शन 44 says transferability of shares, the shares are movable property transferable in the manner provided in the articles of the company। इसका मतलब क्या बना बेटा? सेक्शन जब हम कहते हैं कि कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, ये बात निकल के आती है सेक्शन 44 से। 44 ने बेसिकली तीन बातें बोली।
उसने पहले बोला कि कभी कभी ये लड़ाई हो सकती है कि कंपनी के शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। उसने वंस फॉर ऑल उस लड़ाई को निपटाया। उसने लिख के बोल दिया कि कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स क्या माने जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। सेकेंडली, ये हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफर का जो मैनर है वो आप अपने आर्टिकल से बता सकते हैं। तीन बातें निकल के आई, मूवेबल प्रॉपर्टी है, हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगे, हमेशा ट्रांसफरेबल रहेंगे। एक बात निकल के आती है बेटा, आप कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट से कि हमारी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, दैट इज इलीगल, दैट इज अगेंस्ट सेक्शन 44, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप इस ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और यह बात कहां से निकल के आई है, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, यानी कि उसको किस तरह से ट्रांसफर करना है इस चीज को आप रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर होगा यह बात पक्का है। यह बात उन्होंने उसके अंदर लिख दी है। अब ये इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स का मतलब क्या है कि आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये बता सकते हैं कि हमारे शेयर्स ट्रांसफर होंगे कैसे। उनको हम प्यार से बोलते हैं कि आप ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते। आप किसी तरह की प्रोहिबिशन नहीं लगाएंगे। आई थिंक यू डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन मींस मना नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन मींस सब्जेक्ट टू सम गाइडलाइंस रख सकते हैं उसको। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है बेटा, ये रिस्ट्रिक्शंस भी सिर्फ प्राइवेट कंपनी में लग सकती हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी कैटेगरी में जा रहे हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इवन रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लग सकती। इन पब्लिक कंपनी इट हैज टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, whereas in private company there can be or there has to be some restrictions on transfer of shares। ये restrictions जनरली किस तरह की होती हैं? जनरली बेटा इसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप आउटसाइडर्स को शेयर नहीं बेचेंगे, पहले उसको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर कर दीजिए। यानी कि कंपनी मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है तो ऐसी कंडीशन लगा सकती है कि अगर आप कल को हमारे शेयर होल्डर नहीं रहना चाहते तो बाहर दुनिया को अपना शेयर बेचने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर कर दीजिएगा, अगर वो नहीं खरीदते तो आप बाहर बेच लीजिएगा। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन ही है। आप समझे, आपने फ्रीली ट्रांसफरेबल रोक दिया लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो फॉलो की जा सकती है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है, वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस प्राइस से नीचे नहीं बेचना, या ये कह सकते हैं कि उस प्राइस पे बेचना है जो एक वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंपनी ने रखा हुआ है, उस जो वैल्यू वो निकाल के देगा उस प्राइस से नीचे नहीं बेचना। आप किसको बेचना है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को ही बेचेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा एक कंपनी है जिसके अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर आपने शेयर बेचना है तो इट हैज टू बी अ पर्सन फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली, आप उसको बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। कई बार बेटा किसी कम्युनिटी बेस्ड होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैन कम्युनिटी है, उन्होंने कंपनी बना ली, तो वो ये कह सकते हैं कि इसी कम्युनिटी के अंदर बेचना है। तो आप प्रैक्टिकली समझेंगे कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस क्या प्रोहिबिशंस हैं? नहीं, दीज आर नॉट प्रोहिबिशंस। ये फॉलो की जा सकती हैं और इनको फॉलो करते करते भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दिस इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में पूरी तरह से ये फ्रीली रहेगा। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा कवर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सेकंड हमारे पास क्या आया था? टॉप क्लास एसोसिएशन, ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। ये बात हमें क्लियर है कि कंपनी की ओनरशिप रहती है उनके मेंबर्स के हाथ में, उनके शेयर होल्डर्स के हाथ में, लेकिन वो डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। डे टू डे मैनेजमेंट किसके पास चली जाती है? डे टू डे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में जाती है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? सारे डायरेक्टर्स को जब इकट्ठा एक जगह खड़ा कर दिया जाए, उनको नाम दिया जाए, वो नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका रहता है कंपनी के ऊपर? शेयर होल्डर्स का। लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट किसके हाथ में रहती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। उसको उस नाम से हम लिखते हैं ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन। क्या होता है सर? वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। वही वाली बात है कि किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई मेंबर आपकी कंपनी थी वो डिसॉल्व हो जाए, उससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। और इसके लिए बेटा एक कंसेप्ट यूज किया जाता है दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये परपेचुअल सक्सेशन को बनाए रखने के लिए कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट है जिसको नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है जब शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं नॉट वॉलंटरली, अपनी इच्छा से नहीं,
बट बिकॉज ऑफ सम प्रोविजन ऑफ लॉ। एक तरीका, एक वर्ड होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उसमें हम समझ आए शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, अपनी इच्छा से मैंने अपने शेयर इनको बेच दिए, इन्होंने आगे किसी और को बेच दिए, हम वॉलंटरली अपने जीवन काल में अपनी इच्छा से हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कई बार अपनी इच्छा से नहीं करते शेयर ट्रांसफर, वो बाय प्रोविजंस ऑफ लॉ, बाय लॉ हो जाते हैं। जैसे डेथ होने पर एक पर्सन की प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स के पास चली जाती है, और हम पढ़ के आए शेयर्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो क्या वो भी लीगल एयर्स के पास जाएगी? जाएगी। कहीं ना कहीं हाथ तो बदला है प्रॉपर्टी ने, लेकिन क्या वॉलंटरली बदला है? नहीं। ऐसे ही कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके शेयर्स उसके ऑफिशियल रिसीवर, उसके असाइनी के पास चले जाते हैं। ऐसी मान लीजिए बेटा कोई इनसेन हो जाता है, तो जो कोर्ट अपॉइंटेड उसका गार्डियन है, शेयर उसके पास चले जाते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये वॉलंटरली नहीं हो रहा है, जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से देके नहीं गया है। जो इनसेन हो गया है वो अपनी इच्छा से करने, उसने अपने आगे गार्डियन को नहीं दी है। लेकिन एक कंपनी क्योंकि चलती रहे, ये शेयर का हमेशा कोई ना कोई शेयर होल्डर होना चाहिए, तो उस कंसेप्ट को इंश्योर करने के लिए हमने क्या एक कंसेप्ट निकाला हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वो जड़ है जिसकी वजह से आपके कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट बना रहता है। तो आप सिर्फ ये वर्ड वहां मेंशन कर देंगे कि कंपनी के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होती है। उसमें आप ये बता सकते हैं कि डेथ के केस में लीगल एयर्स के पास शेयर चले जाते हैं, इंसॉल्वेंसी के केस में आपके जो ऑफिशियल रिसीवर है या जो ऑफिशियल असाइनी है उसके पास शेयर चले जाते हैं, इनसैनिटी के केस में जो गार्डियन अपॉइंट होता है उसके पास शेयर चले जाते हैं। और ये किस कंसेप्ट के अंदर जाते हैं? बाय कंसेप्ट नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसलिए कंपनी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कंपनी के पास मेंबर्स ना हो। कंपनी के पास मेंबर्स हमेशा होगा, पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। इसमें जल्दी बेटा एग्जांपल दे जाता है, कंपनी एक स्ट्रीम ऑफ वाटर, नदी की तरह है, वो खुद हमेशा बरकरार रहती है, उसके अंदर का पानी हमेशा बदलता रहता है, पानी आता है निकल जाता है, लेकिन नदी वहीं खड़ी रहती है, वो नहीं हटती। ऐसे ही कंपनी है, कंपनी वो नदी है जिसके अंदर मेंबर्स आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इसको हमने नाम दिया जाता है, कंसेप्ट इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। 3 पूरे हुए हमारे टॉप क्लास एसोसिएशन में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर कौन सा था? 44। ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन। अब आ जाइए क्लास के ऊपर। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील। कॉमन सील होता क्या है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। क्यों चाहिए होता है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने के लिए। 2 वर्ड बेटा ये हैं जो आपको याद करने हैं। आपके जनरली लॉ में प्रॉब्लम ही क्या आती है? आपके पास लैंग्वेज नहीं होती, तो उन वर्ड्स पे फोकस करिए। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, और कंपनी को क्यों चाहिए होता है? ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सके। ऑथेंटिकेट मींस साइन करना, आम भाषा में साइन करना होता है, लेकिन साइन करके लिख के आओगे तो अच्छी लैंग्वेज नहीं है। अच्छी लैंग्वेज क्या है? डॉक्यूमेंट्स किस लिए चाहिए होता है? टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब ये कंपलसरी है? नहीं। कब से कंपलसरी नहीं है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जिसने कॉमन सील के प्रोविजंस को क्या बना दिया? ऑप्शनल बना दिया। तो अब आपका ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कॉमन सील रखें, चाहें तो कॉमन सील ना रखें। लेकिन अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो अब डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कैसे होंगे? उन्होंने ये बात लिखा, इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। कोई भी 2 डायरेक्टर कंपनी के, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी 2 डायरेक्टर से साइन करा लीजिए, 2 डायरेक्टर्स। और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी के पास सीएस है, आप आगे पढ़ेंगे बेटा हर कंपनी को सीएस रखना जरूरी नहीं होता। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, उनके लिए सीएस रखना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ऐसी कंपनियां भी होंगी बेटा जिनके पास सीएस नहीं है, तो हमने क्या किया, वो लोग तो 2 डायरेक्टर से साइन करा लें। लेकिन अगर आपके पास सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो फिर वो पक्का साइन करेगा, उसके बिना साइन किए डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं होगा। और उसके साइन के साथ साथ एक डायरेक्टर का साइन करा लीजिए। यानी कि बेसिकली समझो, कोई पूछे कंपनी सेक्रेटरी होने के बाद भी अगर 2 डायरेक्टर साइन कर दें तो क्या वो वैलिड ऑथेंटिकेशन है? नहीं। उस केस में कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना जरूरी है। अगर लेकिन कंपनी सेक्रेटरी नहीं है या रखने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं है आपके पास, तो 2 डायरेक्टर से साइन करा लीजिए, काम चल जाएगा। तो इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड। ऑथराइजेशन या दूसरा वर्ड हमने क्या लिखा है? ऑथेंटिकेशन। शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी where the company has appointed a company secretary। तो कॉमन सील का पॉइंट हमारा कवर होता है। लिखना क्या क्या है? ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करने के लिए ये यूज किया जाता है।
अंडर 2015 एक्ट इसको ऑप्शनल बना दिया गया है, और ऑप्शनल होने की वजह से अब अगर आपके पास कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो ऑथेंटिकेट कैसे कराएंगे? इट हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, वेयर कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी। चलिए आगे चलते हैं। टॉप क्लास एसोसिएशन, एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये मत बोलिएगा कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ग्रोसली गलत। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी अपने डेट्स के लिए अनलिमिटेड लायबल होती है, उसके सारे बेटा प्रॉपर्टियां बेच दी जाती हैं उसके, अगर वो डेट नहीं पे करती। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के अंदर उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और वो लिमिटेड किस अमाउंट पे होती है? इट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह की कंपनी है। यू कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यू कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दो तरह की होती है, इट कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लिमिट होती है? द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर। लैंग्वेज क्या है? द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स। यानी कि अगर आपने शेयर लिया 10 रुपए का, उस पर 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए अनपेड है, देन द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय यू इज 4 रुपीज, वो आपकी लिमिट ऑफ लायबिलिटी है। तो दूसरी कंपनी कौन सी होती है? गारंटी कंपनी। इसमें लायबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट, लैंग्वेज सुने, द अमाउंट विच द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। फिर से क्या भाषा है? द अमाउंट विच द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। पूरी लैंग्वेज अगर हम लिखें तो ये लैंग्वेज, बट ये लैंग्वेज ज्यादातर बच्चे लिख नहीं पाते। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए हमारी लिमिट क्या है? द लायबिलिटी इज लिमिटेड, the liability is limited to the amount that the member undertakes। undertakes का मतलब क्या होता है? promises, that the member undertakes to contribute to assets of the company in the event of winding up। गारंटी में लायबिलिटी क्या है? द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को पता गारंटी बोलते हैं। ये वो अमाउंट है जो आप बोलते हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि जब कंपनी वाइंड अप करेगी तो ये पैसा मैं कंपनी को दूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? द अमाउंट दैट द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब एक बार दोबारा से बताएं, शेयर्स के केस में अमाउंट क्या होता है लायबिलिटी का? द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स। अमाउंट अनपेड on the shares subscribed by the members। ये वो लैंग्वेज है जो आपको पेपर में देनी है। In case of company limited by shares, the liability is limited to the amount unpaid on the shares subscribed by the members, and in case of company limited by guarantee क्या लैंग्वेज थी? The amount that the member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of winding up। दोबारा बोले, लैंग्वेज जब तक याद नहीं होगी क्लास में याद करने ही आए हम लोग। क्या लैंग्वेज है? द अमाउंट दैट द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और इस केस में द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। लायबिलिटी का कंसेप्ट खत्म हुआ। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। ये सर हमें पता है, कंपनी लॉ से बनाई हुई होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। लॉ की नजर में एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? आप और मैं नेचुरल पर्सन होते हैं। जब बेटा जिसकी मम्मी ह्यूमन बीइंग होती है उसको बोलते हैं कि वो नेचुरल पर्सन है।
लॉ में ऐसा नहीं होता, लॉ की मम्मी ह्यूमन बीइंग नहीं होती है, वो कौन होती है? कंपनी की मम्मी लॉ होती है। तो उसके लिए उसका नाम क्या दिया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। इट्स ए क्रिएशन बाय लॉ, इसलिए वर्ड लिखा जाता है वी आर क्रिएशन बाय अ ह्यूमन बीइंग, वेयर एज कंपनी इज ए क्रिएशन बाय लॉ, इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया जाता है? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन बेटा वो एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस है दुनिया में, क्योंकि कानून को वो दिखती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो फिक्टिशियस पर्सन भी नहीं है। फिक्टिशियस क्या होता है? जो सिर्फ ख्यालों में होता है, होता नहीं है एक्चुअल में। इसलिए ना बेटा आप लोगों के बचपन में कई सेंटा क्लॉज फिक्टिशियस पर्सन है, स्पाइडरमैन फिक्टिशियस पर्सन है, शक्तिमान फिक्टिशियस पर्सन है, ये फिक्टिशियस पर्सन है, ये हमें लगता है। बच्चों को पूछो सेंटा क्लॉज आएगा, कहीं भी कभी ना आया, ना वो कभी आएगा, क्योंकि आप और हमें पता है ही नहीं ऐसा कोई, इसलिए वो फिक्टिशियस है। लेकिन कंपनी फिक्टिशियस नहीं है, कंपनी होती है, कंपनी की एग्जिस्टेंस होती है, हाँ वो नेचुरल पर्सन की तरह दिखती नहीं है, लेकिन लॉ की नजर में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बट एज वेल एज इट इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। अब क्योंकि ये पर्सन है, नेचुरल नहीं है, इसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार नेचुरल पर्संस के बराबर के अधिकार नहीं है। हम नेचुरल पर्संस के पास बेटा ज्यादा अधिकार होते हैं, हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल पर्संस नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बेटा वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन करनी है उसके लिए बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, लाइबिलिटियां उठा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, दूसरों को सूट फाइल कर सकते हैं, दूसरे उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए सारे अधिकार चाहिए होते हैं वो हमने कंपनीज को दिए हैं, लेकिन स्टिल कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के पास है। जैसे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना, किसी कंपनी में ऑडिटर बनना, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। कंपनियों की शादी होती है नहीं बेटा, ये सौभाग्य सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को प्राप्त है कि आपकी शादी होती है, तो आप प्रैक्टिकली समझेंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग एंटर करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं करते। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे पेपर में क्या लिखाते हैं? इट हैज गॉट ऑल राइट्स दैट ऑफ ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग। नो, गलत बात है। आर्टिफिशियल पर्सन को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भावनाओं में इतना बहकर ये मत लिख देना कि ह्यूमन बीइंग जितने सारे अधिकार दे देंगे, नहीं, उनको दिए गए हैं, लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं, लेकिन नेचुरल पर्सन जितने राइट्स नहीं दिए गए हैं। डन विद आर्टिफिशियल पर्सन। देन एस स्टैंड्स फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं। इसके लिए बेटा दो केसेस होते हैं जो हमें याद करने हैं। नंबर 1, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सेकंड केस, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अच्छा, अब बेटा पेपर में आपको फैक्ट्स नहीं लिखने होते, इनके अंदर की जो ग्राम कथाएं आपने सुनी हुई हैं वो कथाएं नहीं लिखनी है पेपर के अंदर। वो कथाएं लिखी नहीं और उसने काटा नहीं, क्योंकि वो समझ जाता है बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको एक केस पता है, उसकी कहानी पता है, मुझे कहानी सुना रहा है। बेटा एग्जामिनर कहानी सुनने नहीं बैठा है वहां पर, आप लोगों की कहानियां सुनानी है, घर वालों को सुनाना है। मैंने केस पढ़ा और कहानी सुनाता हूं, कहानी पेपर में नहीं जाएगी। पेपर में सिर्फ क्या जाएगा? केस का नाम और उसके अंदर ले डाउन किया गया लीगल पॉइंट, दैट्स इट। यानी कि अगर आपने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लिखना है तो आप लिखेंगे द कोर्ट्स इन द केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लेड डाउन that the members of the company are a separate entity in comparison to the company, that's it. members are different, company is different. आप सिर्फ लीगल पॉइंट लिखेंगे और भूल जाएंगे, आपको कहानी नहीं बतानी। सर कहानी पढ़ाते क्यों हो इतनी लंबी लंबी? रेगुलर क्लासेस के अंदर बैठ के 25-25 मिनट कहानियां गाते थे। एक तो बेटा टाइम बहुत होता था जीवन में हमारे पास, अब हमें समझ आ रहा है टाइम की कमी हो गई है कि टाइम नहीं है, उस समय टाइम ही टाइम तक कहानियां गिनते थे। दूसरी, कई बार वो केस स्टडी में ना वही हूबहू फैक्ट्स दे देता है जो उस कहानी से मैच खा रहे होते हैं। वो कहानी हम इसलिए सुनाते थे आपको ताकि वो कहानी से मिलती जुलती अगर फैक्ट्स आए, आप पहचान जाएं ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाली कहानी है, आप पहचान जाएं ये ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग वाली कहानी है। तो कहानी फटाफट से स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन की कहानी क्या थी बेटा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन में एक पर्सन सोलोमन था, उसकी एक बूट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। उसने ये बूट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी एक सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को बेच दी। उसने एक सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बनाई और उसको अपना जो बिजनेस था वो बेचा। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में वो खुद मेंबर बना और उसने अपने फैमिली के बाकी लोगों को मेंबर बनाए, उनको नाम मात्र शेयर दिए, सारे शेयर किसके पास रखे? अपने पास रखे। और अब जब ये बिजनेस बेचा गया, यानी कि जब सोलोमन ने ये बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी को बेचा, तो सोलोमन एंड कंपनी ने इस बिजनेस को खरीदने के कंसिडरेशन में
कुछ पैसे दिए, कुछ कैश दिया, कुछ इक्विटी शेयर्स इशू किए और कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब हुआ क्या बेटा, सोलोमन एंड कंपनी चल रही है, उसमें सोलोमन क्रेडिट साइड पर दिख रहा होगा एज डिबेंचर होल्डर। कुछ समय बाद बेटा कंपनी ने काम किया, कुछ समय मार्केट में कंपनी ने और लोन भी लिए और कुछ समय बाद ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, ये कंपनी बिकने की कगार पर आ गई। जब ये कंपनी बिकने की कगार पर आई तो हुआ क्या कि जो इसके क्रेडिटर्स थे लाइन में लग के खड़े हो गए और उन क्रेडिटर्स की लाइन में सबसे आगे सोलोमन खुद खड़ा हो गया। उसने कहा पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे बेटा, लोग लाइन में लग के खड़े हो गए। जब लाइन बन गई तो उसके आगे आगे खुद खड़ा हो गया, कहता सबसे पहले मैं लूंगा। लोगों ने कहा अगर सबसे पहले आप लोगे तो देगा कौन, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी है कौन, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, मेजर शेयर होल्डर कौन है, सोलोमन। तो सवाल ये उठा, उसने कहा जी आप क्यों लोगे, क्योंकि उसने कहा मैं भी तो कंपनी का डिबेंचर होल्डर हूं और मैं कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूं। उसको जो डिबेंचर्स दिए गए थे वो कौन से थे, सिक्योर्ड। उसने कहा सबसे पहला नंबर मेरा और बाकी का नंबर किसके बाद, उसके बाद, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा। लॉ ने कहा फिर तुम ही अगर क्रेडिटर हो, तुम ही देने वाले हो, तो ये अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में क्यों दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इस केस में क्योंकि ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स खुद सोलोमन के पास हैं, तो ये कंपनी का क्रेडिटर नहीं हो सकता। एक कंपनी का ओनर कंपनी का क्रेडिटर थोड़ी ना बन सकता है, तो या तो वो ओनर होगा या वो क्रेडिटर होगा। और इस बात को लेके सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस तैयार हुआ। जो बाकी क्रेडिटर्स थे वो कोर्ट चले गए, उन्होंने जाके कहा कि सोलोमन साहब को रोकिए, वो खुद ही ओनर है कंपनी के और खुद ही पैसा किस नाम से लिए जा रहे हैं, अब डिबेंचर होल्डर्स के नाम से, क्योंकि उनके पास नो डाउट डिबेंचर्स हैं, लेकिन क्रेडिटर और ओनर एक ही व्यक्ति थोड़ी ना हो सकता। इस बात को डिसाइड किया गया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में, जहां कोर्ट ने कहा कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये इस हद तक अलग होते हैं कि कंपनी का जो मेंबर है वो कंपनी को लोन देकर उसका क्रेडिटर भी बन सकता है। और ये डिसीजन दिया गया कि सोलोमन साहब सही हैं, वो पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर की तरह पैसा लेके जाएंगे, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो पैसा बाकी क्रेडिटर्स के अंदर बटेगा। और इस केस में दिक्कत क्या थी बेटा, ये डिबेंचर से 7,000 पाउंड के और जो सारे असेट निकले थे वो थे 6,000 पाउंड के, इसलिए क्रेडिटर्स रो रहे थे। उनको पता था अगर ये पहले इसको पे किया गया डिबेंचर्स को, तो सारे पैसे कौन ले जाएगा, ये डिबेंचर होल्डर ले जाएगा और बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। और जजमेंट यही आई कि सारा पैसा कौन लेके जाएगा, सोलोमन लेके जाएगा, बिकॉज नॉट एज ओनर, वो क्या है कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया हमारे पास कि जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी रखते हैं कंपनी, मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, और इस हद तक अलग होते हैं कि इवन द मेंबर्स कैन गो अहेड एंड बिकम द क्रेडिटर्स और द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग की क्या कहानी है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, बेटा ली एक पायलट थे, उन्होंने भी एक कंपनी बनाई हुई थी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, नाम बता रहा है। इनके काम क्या था, ये कमर्शियल प्लेन, चार्टर्ड प्लेन उड़ाते थे। तो उन्होंने कई सारे प्लेन्स खरीदे हुए थे, कई सारे पायलट रखे हुए थे, और खुद भी क्योंकि पायलट थे तो एक कंपनी के चीफ पायलट भी थे और कंपनी के मेजर ओनर भी थे। और कंपनी ने एक पॉलिसी थी कि कंपनी ने अपने पायलट्स की इंश्योरेंस ले रखी थी, क्योंकि आप समझेंगे अगर प्लेन क्रैश होता है तो जल्दी पायलट्स वगैरह की बचने की उम्मीद कम होती है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा जी, अगर हमारे किसी प्लेन का क्रैश होता है और किसी पायलट की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनी एक इंश्योरेंस का सम पे किया करती थी। एक दिन हुआ क्या बेटा, ली साहब खुद ही प्लेन उड़ा रहे थे और उनका प्लेन ही क्रैश हो गया एंड मिस्टर ली डाइड। और जो मिसेस ली थी यानी कि जो विडो ऑफ मिस्टर ली थी, उन्होंने आगे कंपनी से कहा, पहले पता शेयर किसके पास गए होंगे, उन्हीं वाइफ के पास, वो ओनर बन गई होंगी कंपनी की। तो सवाल ये उठा कि अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी से इंश्योरेंस लूंगी, क्यों, क्योंकि ली की डेथ हुई है और ली क्या थे, कंपनी के एम्प्लॉय थे, वो भी तो कंपनी के लिए प्लेन चलाते थे। तो नेक्स्ट सवाल ये उठा कि क्या कंपनी का ओनर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ये कंपनी अलग की कंपनी में आप अपनी कंपनी में ही काम कर सकते हैं एज एम्प्लॉय। तो उन्होंने कहा यस, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट उठाया गया और ली वर्सेस ली फार्मिंग में बोला गया कि ली अलग था, ली एयर फार्मिंग कंपनी अलग थी, और ये अलग इस पन तक है कि जो अपना ओनर है वो उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की तरह काम भी कर सकता है, और क्योंकि आपने अपना इंश्योरेंस सभी एम्प्लॉयज के लिए कराया था इसलिए ली भी एंटाइटल्ड था उस इंश्योरेंस के लिए, और ली की वाइफ को इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाएगा। तो ये कहानियां मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई है कि अगर मिलते जुलते फैक्ट्स आ गए तो आपको केस पता होना चाहिए। केस कौन सा था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, अगेन ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी के दोनों केसेस हमें याद रखने हैं पेपर के अंदर देने के हिसाब से। नेक्स्ट एक्स हमारे पास आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी है
उसमें कंपनी के किसी मेंबर का कोई राइट नहीं है। यानी कि अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मैं कल को जाके बेटा रिलायंस के ऑफिस में ये नहीं कहता हटो जरा मैं कुर्सी पे बैठूंगा आज 10 मिनट। मैंने कहा वो कहेंगे क्यों, मैंने कहा मैं ओनर हूं, मैं बैठ सकता हूं, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं होगा। कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें किसी मेंबर का कोई राइट नहीं होता। लेकिन आप समझिए आता कहां से है वो प्रॉपर्टी, आती बेटा वो शेयर होल्डर्स के पैसों से ही है, लेकिन उनको फिर भी उसके अंदर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता, किसी तरह का राइट नहीं मिलता। और इसके लिए एक केस आया था बाय द नेम ऑफ मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या था इस केस में, बट एक मिस्टर एम थे, ये अगेन कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे, और ये जो कंपनी थी मिस्टर एम की, मैक्योरा की, ये टिम्बर का काम करती थी, लक्कड़ का काम करती थी। और उन्होंने क्या किया, उनको पता था लक्कड़ आग पकड़ने वाली चीज है, उन्होंने इसका इंश्योरेंस करा लिया कि कल को अगर टिम्बर में कहीं पे आग लग गई, हमारी किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो मोटा नुकसान हो जाएगा, इंश्योरेंस करा लेते हैं। मैक्योरा ने कंपनी के टिम्बर का इंश्योरेंस कराया, लेकिन अपने नाम में कराया, प्रीमियम भी देते रहे। कुछ समय बाद वही हुआ बेटा, कंपनी किसी फैक्ट्री में आग लग गई और मिस्टर एम ने इंश्योरेंस कंपनी से जाके टिम्बर का इंश्योर्ड अमाउंट मांगा, और कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया, ये कहकर कि जिस प्रॉपर्टी को आपने इंश्योर कराया था, इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पढ़ के आए थे आप 11th क्लास के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट हो। मैं आज कहूं कि मुझे जाके ताजमहल का इंश्योरेंस कराना है, तो सर मुझे क्या ताजमहल का इंश्योरेंस दे देगी कंपनी? वो कहेगी आपको क्या लेना देना। मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लगा देखते रहो दूर से, लेकिन इंश्योरेंस नहीं मिलेगा उसके अंदर आपको। तो आप समझेंगे, मैं अपनी गाड़ी का, अपने घर का इंश्योरेंस करा सकता हूं, लेकिन ऐसे ही रैंडम चलती किसी चीज का मैंने कहा यार मुझे ना वो मॉन्यूमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, इंश्योरेंस कर दो उसका मेरे नाम पे, कल को कुछ होगा तो मुझे पैसे दे देना उसके लिए, ऐसा नहीं होगा। और यही कहानी यहां बताई गई। उन्होंने कहा मैक्योरा साहब, आप कंपनी के मेजर शेयर होल्डर होंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी थी? सारी की सारी प्रॉपर्टी कंपनी की थी, आपकी इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, इवन अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपके पास इतना इंटरेस्ट भी नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर कि आप उसकी इंश्योरेंस ले लें। एंड इट वाज लेड डाउन कि इन दिस केस मैक्योरा कंपनी से, यानी कि नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। अगेन मैंने कहानी सिर्फ इसने सुनाई ताकि आपको कहानी के फैक्ट्स याद रहे। मेन पॉइंट मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया कि मेंबर्स हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। A company is a top class association. Incorporated association, that means a company is formed and registered by complying with the prescribed formalities laid down by the law. कंपनी एक लॉ की क्रिएशन है, लॉ के रिक्वायरमेंट्स पूरे करके, इनफैक्ट अभी सेक्शन 7 में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, दुनिया जमाने के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उनको जब आप दे देते हैं, कंपनी अपना आपका नाम रजिस्ट्रार, आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एंटर कर देता है, तब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ जाती है। चलिए, विद दिस वी आर डन विद फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी एक बार दोबारा से कराएं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है? शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। फिर से सेक्शन 44 क्या कहता है? शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन। एक कंसेप्ट का नाम आया था ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कॉमन सील। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील, ऑप्शनल है, कब से? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से। क्यों चाहिए होती है कॉमन सील? डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करने के लिए। अगर कॉमन सील ना हो तो कौन ऑथेंटिकेट करता है? 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी, जहां कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है। उसके बाद हम आए लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर। 2 केस लॉ थे, अच्छा 2 इसमें तो नहीं थे। इसमें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है। गारंटी में लिमिट क्या होती है? अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप ही बोलेंगे उस लाइन को। क्या होती है गारंटी की लिमिट? द अमाउंट दैट द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। शेयर्स के केस में द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर
आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती है, लेकिन फिक्टिशियस पर्सन भी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी, दो केस के नाम, सैलमन वर्सेस, बेटा ये सोलोमन है, सलमान नहीं है, पेपर तक सलमान मत बना देना इसको। इट्स सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, एंड सेकंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड कंपनी, एंड लास्ट सेपरेट प्रॉपर्टी मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलिए डन विद दिस पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ कंसेप्ट नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल होता क्या है? कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट है जो नाम दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया टू द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और कुछ नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को दिया गया एक दूसरा नाम है जिसको हम नाम देते हैं द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल है क्या? इसमें हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो कंपनी है और जो उसको चलाने वाले हाथ हैं उनके बीच में एक पर्दा है। बेटा ये कठपुतलियों का खेल है। आगे कठपुतली चल रही होती है, उसके हाथ हिलते हुए दिखाई देते हैं, पर्दे के पीछे किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे होते हैं, और उस पीछे वाले लोगों के बीच में और कठपुतली के बीच में एक पर्दा गिरा हुआ होता है। कंपनी हूबहू वही है। आपके सामने जो दिख रही होती है वो कठपुतली होती है, उसके हाथ पीछे कोई और चला रहा होता है, और उनके बीच में वो पर्दा होता है जो उनको अलग कर रहा होता है। उस पर्दे को नाम दिया जाता है द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इनफैक्ट व्हील का लिटरल मीनिंग देखें तो बेटा व्हील का मतलब पर्दा ही होता है। द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट वेयर अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, आप समझें, जो कठपुतलियों के दो हाथ होते हैं ना पीछे, वो दो लोगों के हाथ में होते हैं, या तो मेंबर्स के हाथ में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ये वो डिसीजन लेते हैं जो आगे कंपनी कर रही होती है। और कभी कभी वो दिन आ जाता है, कभी कभी वो जरूरत पड़ जाती है कि हमें ये पर्दा उठाना पड़ जाता है, हमें ये देखना पड़ जाता है कि कंपनी के एक्चुअल में पीछे कौन लोग हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट को चला रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, जो ये कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट है, इसको कंपनी मिसयूज कर रही है, इसको कंपनी फ्रॉडुलेंट काम करने के लिए कर रही है, इसको कंपनी इलीगल काम करने के लिए कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि उसको समझ आता है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको जेल में नहीं डाला जा सकता। आप इस पे फाइन लगा सकते हो लेकिन इसको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, और इस बात का फायदा उठाया जाता है। तो मेंबर जो काम खुद नहीं कर सकते, उसको पता है मुझे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो हम क्या कहते हैं, कंपनी से करवाते हैं और कहेंगे लो पकड़ लो कंपनी को, डाल लो जेल में। आप ही कहते हो ना आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको दिखती है जज साहब, फिर दिख रही होगी, उसको उठाकर जेल में भी डाल लो। तो आप प्रैक्टिकली समझेंगे इस बेनिफिट को उठाने के लिए कॉर्पोरेट व्हील के कंसेप्ट को उठाया जाता था। और इसलिए जब जब कोर्ट्स को यह लगता है कि आप इस कॉर्पोरेट व्हील के कंसेप्ट का मिसयूज कर रहे हैं, उनको पावर दी गई है कि वो इस पर्दे को उठा देते हैं। इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है क्या? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मींस इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी। जब आप कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, इट मींस डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्संस हु आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। आप उन लोगों को ढूंढते हो कि कौन है ये लोग जो कंपनी को चला रहे हैं, ताकि हम उनको पनिश कर सकें। लेकिन बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कहीं भी कंपलसरी नहीं है, कोर्ट्स की प्योरली इच्छा है। अगर उनको लगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करने की जरूरत है तो वो कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग करेंगे, अगर उनको लगा कि जरूरत नहीं है तो वो किसी तरह की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं करेंगे। तो द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। इट इज द लीगल एंटिटी ऑफ द कॉर्पोरेट कब कब यूज होता है? व्हेन इट इज मिसयूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट पर्पस। सिर्फ इन केसेस में ही कोर्ट अपना क्या करता है, इस डिस्क्रिशन को यूज करता है, और ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर कॉर्पोरेट व्हील हटाई जाती है टू होल्ड द पर्सन कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। सर अब ये एक्सेप्शनल केस क्या क्या होते हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां कंपनी की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर दी जाती है? बेटा आपकी बुक के अंदर उन्होंने गिन के हमें 5 केस लॉज दिए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि यहां यहां लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करनी है। आपके पेपर में यही 5 आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 ही हैं, देयर कैन बी मेनी एल्स जहां लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होती है। लेकिन आप समझेंगे पूरे के पूरे थोड़े ना पढ़ाने लग जाएगा वो आपको। उसने कुछ लैंडमार्क केसेस बताए हैं जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आज तक की गई। तो सर्कमस्टांसेस और केसेस इन विच द कोर्ट्स हैव डिसरिगार्डेड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या
टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्सेस। दो वर्ड लिखे बेटा, या तो टैक्स को बचा, टैक्स की चोरी बचाने के लिए, दूसरा तरीका, क्योंकि टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, उसका रेवेन्यू, तो हम दूसरा वर्ड क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए। जनरली कंपनीज या जनरली जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, टैक्स इवेजन को बचाने के लिए, इसलिए हमको क्या करती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देती है। अ लैंडमार्क केस बाय द नेम ऑफ सर दिनशा मैनेक्जी पेटिट। सर दिनशा मैनेक्जी पेटिट, इसके फैक्ट हूबहू पेपर में कई बार आ जाते हैं। री सर दिनशा मैनेक्जी पेटिट, फैक्ट्स क्या थे इसके अंदर, इसके अंदर क्या था, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ मैनेक्जी पेटिट, मिस्टर एम, वो एक बहुत वेल्दी पर्सन थे, उनकी जो मेजर इनकम थी वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में आती थी। उनके पास कोई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स थी जिसके ऊपर खूब इंटरेस्ट और खूब डिविडेंड आता था, जो और इतनी इनकम हो जाती थी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इन मैनेक्जी पेटिट ने बेटा एक प्लानिंग करी, इन्होंने क्या प्लानिंग करी, इनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक प्लानिंग करी। उन्होंने क्या किया बेटा, जो मैनेक्जी की प्रॉपर्टी थी उसके जो इन्वेस्टमेंट थी उनसे 4 अलग अलग कंपनी बनवाई, और ये मान लीजिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर लेटर से 10 लाख रुपए की इनकम आती थी, जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाता था। उसने कहा ये 1 करोड़ की सारे के सारे जो आपके असेट्स हैं, शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, कोई एफडीज होंगे जिसके ऊपर ये आ रहा होगा, ये 25-25 लाख आप इसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। 4 कंपनियां बनाई है, सब में ऑब्वियसली वो खुद शेयर होल्डर रहा होगा या उसके रिलेटिव्स वगैरह रहे होंगे, प्राइवेट कंपनियां 2-2 लोग चाहिए बनाने के लिए, 25-25 लाख रुपए यहां ट्रांसफर कर दिए। अब से बेटा जो ये 10 लाख की इनकम थी, ये 2.5 लाख रुपए की इनकम इनके पास आनी शुरू हो गई। तो सर क्या फर्क पड़ता है, अब एक कंपनी 2.5 पे देगी, बी कंपनी 2.5 पे देगी, सी कंपनी 2.5 पे देगी और डी कंपनी 2.5 लाख पे टैक्स देगी, अल्टीमेटली टैक्स तो 10 लाख पे ही दिया। नहीं बेटा, इंडिया का रूल क्या उस समय क्या कहता था कि 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो आप समझेंगे उसने प्लानिंग करके क्या किया, उसने अपनी इनकम को तोड़ा, उसने अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया सो एज टू सब डिवाइड इट्स इनकम, ताकि वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आके उसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े। दिस वाज अ मेजर प्लानिंग जो मार्केट में की जा रही होती थी। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को पकड़ता था तो क्या बोला जाता था सामने से, मेंबर डिफरेंट होता है, कंपनी डिफरेंट होती है। अब तक आप उनको समझाते थे, अब मेंबर आप सामने बंदा आपको समझाता था, भाई देख कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होती है। तो ये कंपनी की 2.5 लाख इनकम है, ये भी कंपनी की 2.5 लाख इनकम है, कंपनी टैक्स देगी, कंपनी का टैक्स बनता नहीं तो टैक्स फ्री हो गई। और बेटा इस सब को लेके एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट पहुंच गया, उसने कहा नहीं ये तो चोरी है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आज ये 1 करोड़ वाला बना रहा है, कल ऐसा कोई 100 करोड़ वाला आ जाएगा, वो 100 कंपनियां खड़ी कर देगा। कहां किस किस को रोकते फिरेंगे, ये तो रोकने की जरूरत है हमें। इस केस को ले जाया गया और कोर्ट के सामने रखा गया, और कोर्ट ने माना कि जो ये 4 कंपनियां बनाई गई हैं, इन 4 कंपनियों का सिर्फ एकमात्र पर्पस क्या था, टैक्स इवेजन करना, टैक्स की चोरी करना, इनकम को बांटना ताकि टैक्स ना दिया जा सके। और कोर्ट ने बेटा चारों की चारों कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी इग्नोर करी, उसने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया और कहा ढूंढो इसके पीछे कौन है। और बेटा चारों के पीछे से कौन निकला होगा, वही मैनेक्जी पेटिट। उन्होंने कहा चारों की जो टोटल इनकम है इस मैनेक्जी के हाथ में क्लब करके टैक्स कर दी जाए। तो आप समझेंगे जो वेरी पर्पस था इसका टैक्स इवेजन करना, उसको रोका जा रहा है। अ लैंडमार्क केस बाय द नेम ऑफ री सर दिनशा मैनेक्जी पेटिट, री सर दिनशा मैनेक्जी पेटिट। द पर्पस इज टू अवॉइड टैक्स इवेजन और द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड केस, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कि कई बार आप फ्रॉड करने के लिए, कुछ ऐसे काम करने के लिए जो आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आप यूज करते हैं कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील। इसके लिए बड़ा एक केस आता है बाय द नेम ऑफ गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। इस केस में क्या था, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने के केस में एक एम्प्लॉय था, और बेटा इस एम्प्लॉय ने अपने एक एम्प्लॉयर के यहां जाए, जॉब करता था, इसने ये जॉब छोड़ी ये कहकर कि मैं मार्केट में जाऊंगा, कोई और काम करूंगा, अपना काम करूंगा। जनरली बेटा एम्प्लॉयर को ये टेंशन होती है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे होते हैं ये ज्यादातर कंपीटिंग बिजनेस ही करते हैं। आप जैसा काम आपसे सीखते हैं और आपके अगेंस्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे आप सीए की फील्ड में जाओगे, यही सब कुछ हो रहा है। जिसके पास आप नौकरी करना शुरू करते हैं, 4 साल उसी के सामने ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, उसी से काम सीखते हैं, उसी का क्लाइंट तोड़ते हैं। तो जनरली होता क्या है बेटा, इस एम्प्लॉयर ने जब ये जॉब छोड़ रहा था एम्प्लॉय से, इससे एग्रीमेंट साइन करवाया। इसने कहा कि एग्रीमेंट साइन कर कि तुम अगर कंपीटिंग बिजनेस करोगे तो मेरे किसी भी कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करोगे, यानी कि मेरे किसी भी कस्टमर को तोड़ के अपना कस्टमर बनाने की कोशिश
नहीं करोगे उसका कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी काम नहीं लोगे, इस बात को यहीं एग्री करके जाओ। और बेटा उस समय एम्प्लॉय तो कोई अलग ही सपने देख रहा था कि पता नहीं मैं बाहर जाके कौन से काम खड़े कर दूंगा, उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसने कहा बड़े बड़े मार्केट में काम करने वाले जरूरी थोड़ा ना तुम्हारे कस्टमर से काम कराएंगे। ही साइंड द एग्रीमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही इस एम्प्लॉय ने बाहर जाके काम करना शुरू किया, ही रियलाइज्ड कि दिक्कत है, क्लाइंट इतनी आसानी से नहीं आता। बेटा ये नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बाद धीरे धीरे समझ आती है कि क्लाइंट ऐसे नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने सीनियर के ऑफिस में बैठा था जहां एम्प्लॉय की तरह काम करता था, वो पीछे से एक काम के लिए चार्ज करता था 1 लाख रुपए, मुझे महीने की सैलरी देता था 25,000 रुपए, सारे पैसे बीच में खा जाता था। मैं अपना काम करूंगा, आपका ऐसा सपना आता है अपना ऑफिस खोलूंगा, मेरे पास भी 1 लाख का क्लाइंट आता है, नहीं आता। रीजन गुडविल। बेटा जिस प्रोफेशन में आप बैठे हैं, लॉयर का प्रोफेशन और सीए का प्रोफेशन, ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जब तक बाल सफेद नहीं हो जाते कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करता। उसको इन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। बेटा वो आपके हाथ में अपना पैसा दे रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है वो दे देगा। तो जनरली इन बिजनेस में दिक्कत आती है। तो यहां भी वही प्रॉब्लम आई, एम्प्लॉय ने बात सपने तो बड़े देखे थे, एग्रीमेंट भी साइन करके आ गया था, अब कस्टमर आता नहीं था। इसने क्या किया बेटा, था तो इसी का एम्प्लॉय, दिमाग तो चलता ही था, इसने क्या किया बेटा, इसने एक कंपनी बना ली। इस कंपनी के अंदर खुद बन गया उसका शेयर होल्डर, बाकी शेयर होल्डर डाले, और अब इस कंपनी के नाम से कस्टमर सॉलिसिट करने शुरू किया। थोड़ा समय बाद बेटा एम्प्लॉयर को समझ आना शुरू होगा, उसके कस्टमर कम हो रहे थे। उसने पूछा मार्केट में कहां जा रहे हैं कस्टमर, किसी ने कहा जी एक नई कंपनी खुली है, उस कंपनी के पास जा रहे हैं, बड़े कम प्राइस में काम कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। उसने कहा जरा पता करना कंपनी का ओनर या डायरेक्टर कौन है। बेटा जब कंपनी का ओनर या डायरेक्टर पता किया गया तो कौन निकला, वही नालायक एम्प्लॉय जो छोड़ के गया था। वो जानता था ये हरकत यही कर सकता है। बट द एम्प्लॉयर वेंट हेड एंड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी सेइंग कि इस कंपनी को रिस्ट्रेन किया जाए, इस कंपनी को रोका जाए मेरे कस्टमर तोड़ने से। और लॉजिक ये दिया गया कि जो इसका एम्प्लॉय है वो मेरे साथ एग्रीमेंट करके गया था नॉट टू सॉलिसिट माय कस्टमर्स। तो जो काम एम्प्लॉय खुद नहीं कर सकता था, वो कॉर्पोरेट व्हील का फायदा उठाकर कंपनी के थ्रू उस काम को कैसे कर सकता है। एंड कोर्ट फाउंड मेरिट इन द आर्गुमेंट। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कीजिए, इस कॉर्पोरेट इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करिए और देखिए इसके पीछे कौन है। इट वाज फाउंड कि वो वही एम्प्लॉय है, एंड दिस कंपनी वाज रिस्ट्रेन्ड, दिस कंपनी वाज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग दिस बिजनेस, कि आप ये सॉलिसिटिंग का काम नहीं कर सकते, उसके कस्टमर आप नहीं तोड़ेंगे। केस बाय द नेम ऑफ गिलफर्ड मोटर कंपनी बाय वर्सेस हॉर्ने। अगेन इसके फैक्ट, हमारे पास फैक्ट ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती, हमें याद क्या रखना है कि फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट को रोकने के लिए अ केस बाय द नेम ऑफ गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। पहले केस का नाम क्या था, सर दिनशा मैनेक्जी पैटेट, जो टैक्स इवेजन के लिए था या प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए था। थर्ड, डिटरमाइनिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी whether an enemy company or not, a case by the name of Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited। Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited। फैक्ट्स क्या थे इस फैक्ट में बेटा, 2 कंपनियां थी, दोनों इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड थी। एक एक्स कंपनी को एक वाई कंपनी को कुछ पेमेंट करनी थी, इसने कुछ गुड्स परचेज किए थे वाई कंपनी से। जिस दिन पेमेंट का टाइम आया, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को पैसे देने से मना किया। वाई कंपनी ने सूट फाइल किया एक्स कंपनी के अगेंस्ट। एक्स कंपनी ने कोर्ट में जाके आर्गुमेंट उठाया कि मैं वाई कंपनी को पेमेंट इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वाई कंपनी हमारी एलियन एनिमी है। आई थिंक बड़ा एलियन एनिमी का कंसेप्ट तो पता ही है कि एक ऐसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करती है जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। पागल हो गया क्या, हम दोनों इंग्लैंड में बैठे हैं, कहां से एलियन एनिमी हो गए। उसने कहा देखिए सर, हम दोनों इंग्लैंड में बैठे हैं और इंग्लैंड का इस समय जर्मनी के साथ वॉर चल रहा है, और ये वाई कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स, इसके ज्यादातर डायरेक्टर्स जर्मन हैं। ये होगी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स खोल के देखिए, इसके डायरेक्टर्स, इसकी मैनेजमेंट खोल के देखिए, ज्यादातर मैनेजमेंट के लोग आपको जर्मनी के मिलेंगे। तो इस कंपनी को पैसा देना सिर्फ जर्मनी को पैसा देने वाली बात है, इज एन एलियन एनिमी। उसने कहा नहीं नहीं सर, मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यूज करिए। कंपनी की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, कंपनी थोड़ी ना जर्मन होगी, कंपनी तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड है। द कोर्ट डिड नॉट फाइंड दिस आर्गुमेंट करेक्ट। उन्होंने कहा नहीं, इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी की जाएगी और देखा जाएगा कि जो पीछे लोग हैं, मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, वो कहां के लोग हैं, और क्योंकि वो जर्मनी के लोग हैं, दिस कंपनी वाज फाउंड टू बी एन एलियन एनिमी, और कहा गया था कि ये पेमेंट ना की जाए। अगेन अ केस बाय द नेम ऑफ डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी। पर्पस क्या था, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी एनिमी कंपनी है या नहीं है, उसको करने के लिए भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया जा सकता है। कंपनी का केस का नाम है हमारे पास डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में अगर केस का नाम आप भूल गए,
खत्म आंसर, कुछ नहीं बचा। फिर आप जो मर्जी कहानी में लिखते रहिएगा, कोई मार्क्स नहीं है उस चीज का। आप पूरी गाथा लिखाइए, वो नहीं देगा, उसको ये नाम चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किस पे खड़ा है, कोर्ट के जजमेंट्स पे। और अगर आपको केस का नाम ही नहीं पता तो फिर काहे का कोर्ट का जजमेंट। तो इस वाले पोर्शन के अंदर से जब भी क्वेश्चन आएगा आपको केस का नाम देना पड़ेगा, और केस का नाम गलत मत दीजिएगा। एग्जामिनर सालों से पढ़ा रहा है बेटा इस सब्जेक्ट को, उसको ये रात को नींद में भी उठा के पूछेगा, वो केस का नाम बता देता है, क्योंकि आप समझेंगे ये सालों से हम घिसे जा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तब भी यही केस का नाम था, पिछले 5 साल से पढ़ाए जा रहे हैं तब भी केस का वही नाम है। केस का नाम नहीं बदलने वाला, इसलिए एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाया कीजिए। आप एग्जाम में जाके गिलफर्ड आता है, आपको याद आता है गिलफर्ड, बच्चा कहता है आके मैं खुद बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है केस का नाम, बड़ा एग्जामिनर को पता है। ऐसा नहीं है, उसको पता है केस का नाम। तो आप केस का नाम प्रॉपर ढंग से देके आएंगे। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। फोर्थ केस, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन और अ वेलफेयर लेजिस्लेशन। केस का नाम वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। बट नाम ही बता रहा है, केस का एक कंपनी है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, और उसके वर्कमैन यानी कि उसके एम्प्लॉइज कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हैं। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। केस क्या था इसमें बेटा, जनरली क्या हुआ, एक कंपनी थी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री नाम से, इसके पास काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो इनकम इसके खाते में जुड़ा करती थी, तो इसके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुआ करते थे। हमारे इंडिया में लॉ है कि अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं तो बेटा कंपल्सरली आपको अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ता है। बोनस चॉइस नहीं है, बोनस कंपल्शन है इंडिया में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नाम से एक बोनस एक्ट का पूरा प्रोविजन है हमारे पास कि अगर एक हद से ऊपर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको बोनस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, अगर आप फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं कोई। और बेटा इस कंपनी के पास प्रॉफिट तो अच्छे खासे आते थे, लेकिन इस कंपनी को एक दुख होता था कि ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये एम्प्लॉयज की मेहनत से नहीं आ रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, कोई सेल नहीं बढ़ रही है, इनकम आ कहां से रही है, इन्वेस्टमेंट्स होने का। तुम लायक तो काम नहीं करते हो पूरा पूरा दिन, हमें बाहर पैसा एफडीओ में लगा लगा के वहां से इंटरेस्ट लाते हैं, और जब प्रॉफिट आ जाता है क्या कहते हो, बोनस दे दो। बट लॉ ऐसा नहीं बोलता था, लॉ कहता था इनका प्रॉफिट है तो आपको बोनस देना पड़ेगा। फिर वही प्लानिंग हुई बेटा, इस कंपनी ने क्या किया, एक अपनी सब्सिडरी या एक दूसरी कंपनी खोली, और ये इन्वेस्टमेंट उठा के कहां भेज दी, इस सब्सिडरी कंपनी के पास। अगले साल से इसका प्रॉफिट खत्म, क्योंकि बेसिकली समझ तो आ रहा था एम्प्लॉय काम तो कुछ करता नहीं था, लंबा चौड़ा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, इनफैक्ट कंपनी लॉसेस में चली गई और किसी तरह का कोई बोनस अनाउंस नहीं किया गया। एम्प्लॉयज समझ गए कि कुछ हुआ है, हर साल तो बोनस आता था, इस साल बोनस क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा काम तो हम पहले भी नहीं करते थे, काम तो हम अब भी नहीं करते थे, बोनस तो पहले आ जाता था, इस साल कैसे नहीं आया। तो जब चेक किया गया था पता चला कि ये वाली कहानी हुई है कि कहीं से लीगल एडवाइस ली गई है और वो इन्वेस्टमेंट उठा के किसी और कंपनी के अंदर डाल दी गई है। पर्पस क्या था, बोनस की लायबिलिटी अवॉइड करना। बोनस के लॉ का बेटा नाम दिया जाता है वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनाया गया लॉ है, इसलिए इन तरह का लॉ का नाम दिया जाता है वेलफेयर लेजिस्लेशन। आपने ये दूसरी कंपनी बनाई है, क्यों बनाई, ताकि इस वेलफेयर लेजिस्लेशन को, इस लायबिलिटी को अवॉइड किया जा सके। कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी, उसने कहा नहीं, ये सब्सिडरी कंपनी, ये दूसरी कंपनी अलग कंपनी है ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ये इसी कंपनी का दूसरा रूप है, इसके प्रॉफिट भी उठाओ और इसमें ऐड कर दो। और फिर से आप समझेंगे क्या हो गया होगा, प्रॉफिट की फिगर बढ़ गई और बोनस की लायबिलिटी दोबारा खड़े हो गई। अ केस बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड रबर, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। 4 केस हमने कर लिए। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्स, केस बाय द नेम ऑफ सर दिनशा बनर्जी पेटिट। सेकंड, prevention of fraud or improper conduct, a case by the name of Guilford Motor Company Limited versus Horne. Third, determining the character of the company, enemy company है या नहीं है, case by the name of Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited. Avoid welfare legislation or legal obligation, workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry. Last case, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। कई बार आप अपनी सब्सिडरी बनाते हैं और उससे वो काम कराने की कोशिश करते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। अ केस बाय द नेम ऑफ मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। क्या था इसके अंदर, बट एक ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, जैसे दिल्ली में हमारे पास दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन, इस तरह की अथॉरिटी है, वहां पर एक ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन करके अथॉरिटी थी, लाइसेंसेस दिया करती थी कमर्शियल व्हीकल्स चलाने के। आप समझेंगे अगर दिल्ली में आप टैक्सी चलाना चाहते हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हैं, तो एक लाइसेंस मिलता है, उसके तहत चला सकता है, कोई भी नहीं चला सकता कि यहाँ से मैं टैक्सी चलाऊंगा, यू नीड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब होता क्या था बेटा, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने नए लाइसेंसेस निकाले
टैक्सीज वगैरह के लिए या इन ट्रक्स के लिए, बेसिकली ट्रक्स के लाइसेंस मिल रहे थे। और उन्होंने कंडीशन ये रखी कि जो पुराने लोग ऑलरेडी लाइसेंस लेके बैठे हैं एक नंबर से ज्यादा, वो लोग इस बार लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली में भी पीछे हुआ था कि जिनके पास ऑलरेडी ई रिक्शा है उनको ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी ऑटोज हैं उनके पास ऑटो का लाइसेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बटे ये बात कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये ना हो एक बंदा 5-5 रिक्शाओं या 8-8 रिक्शाओं का लाइसेंस लेकर बैठा हो और आगे लोगों को एम्प्लॉय रख के चलवा रहा हो। तो वह जनरली ये करते हैं कि पुराने लोग को नहीं देते। अब ये एक कंपनी थी बेटा, ये कंपनी हमारे पास ना थी, इस कंपनी को लाइसेंस चाहिए था और ये ऑलरेडी बिजनेस चलाती थी, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का। ट्रांसपोर्ट का ही काम था, लाइसेंसेस ऑलरेडी इसके पास थे, इसने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, क्या है कि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। इसने क्या किया बेटा, एक नई सब्सिडरी बनाई, और उस सब्सिडरी क्योंकि नई बनी थी, जब उस सब्सिडरी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया, कंपनी ने, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने देखा आज तक हमने कोई लाइसेंस दिया नहीं, उन्होंने लाइसेंस अलॉट कर दिया। बाद में जब कंप्लेन की गई, बाद में जब पता चला, तो ये पता चला कि ये कंपनी तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की सब्सिडरी ही है। इट वाज हेल्ड कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी इग्नोर की जाएगी, क्योंकि यहां पर आपने सब्सिडरी बनाई है टू एक्ट एज एजेंट, जो काम आप खुद नहीं कर रहे थे वो सब्सिडरी के थ्रू कर रहे थे, तो इस केस में भी सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया गया। और लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है, इन क्वाजाई क्रिमिनल केसेस। इस केस में क्या होता है बेटा, आप समझेंगे जहां एक्ट पढ़ेंगे कई जगह लिखा होगा था इतनी पनिशमेंट दी जाएगी, इतने साल की इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। तो इन केसेस में जहां जहां भी आप एक्ट के अंदर इंप्रिजनमेंट की बात करेंगे, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगी, और जो पीछे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट हैं, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, वो इंप्रिजनमेंट वगैरह उनको दी जाएगी। तो आप प्रैक्टिकल में वो हम एक लास्ट पॉइंट लिख दिया कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को आप क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। क्रिमिनल पनिशमेंट सारी किसको देनी पड़ती है, आपको, जो उसके पीछे मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको देनी पड़ती है। चलिए वी आर डन विद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। फटाफट से एक बार रिवाइज कराइए केसेस के नाम। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, केस का नाम सर दिनशा मैनेकजी पैटिट। सेकंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, केस का नाम गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। थर्ड डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, केस का नाम डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करना या लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना, केस का नाम वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। देन फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। एंड फाइनली इन क्वाजाई क्रिमिनल केसेस, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर आपको ये पनिशमेंट या इसके लिए जो पनिशमेंट है उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया जाता है। चलिए वी आर डन विद फर्स्ट चार्ट, जहां पे हमने, अगर आप कंपनी एक्ट देखेंगे तो मेरी बुक उठाएंगे, पहला चैप्टर है बेटा पूरा का पूरा, जो पूरा चैप्टर हमने एक चार्ट में निपटा लिया। हमने कंपनी क्या होती है देखा, उसके फीचर्स देखे, देन वी केम टू अ कांसेप्ट नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आइए सेकंड चार्ट पे आइए। सेकंड चार्ट से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है, व्हिच टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर आप टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे, मतलब कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहला क्राइटेरिया जिस पे कंपनीज बांटी जाती हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। एंड फिफ्थ अदर बेसिस या मिसलेनियस बेसिस के ऊपर आप कंपनीज को बांटते हैं। पहले अगर हम मेंबर्स के बेसिस पे बात करें तो बेटा मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डाला जाता है। एवरी कंपनी इन इंडिया विल ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी और इट विल ईदर बी अ पब्लिक कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 स्पेशल तरह की कंपनीज होती हैं। वन इज नोन एज अ स्मॉल कंपनी, अनदर वन इज नोन एज एन ओपीसी। सेक्शंस की बात करें, प्राइवेट कंपनी कवर्ड है 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक कंपनी कवर्ड है 2 क्लॉज 71 में। वन पर्सन स्मॉल कंपनी कवर्ड है 2 क्लॉज 85 में, वन पर्सन कंपनी कवर्ड है 2 क्लॉज 62 में। तो अगर हम मेंबर्स वाली बात करें बेटा, मेंबर्स वाले में 4 सेक्शन आते हैं। 2 क्लॉज 68 आता है, दैट टॉक्स अबाउट प्राइवेट कंपनी। 2 क्लॉज 71 बात करता है पब्लिक कंपनी का। 2 क्लॉज 62 बात करता है वन पर्सन कंपनी की। 2 क्लॉज 85 बात करता है स्मॉल कंपनी की। चारों सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी तक हम एक सेक्शन पहले और पढ़ गया है। 2 क्लॉज 20 बात करता है कंपनी के बारे में। तो 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइंड है,
2 clause 68 प्राइवेट कंपनी, 2 clause 71 पब्लिक कंपनी, 2 clause 62 वन पर्सन कंपनी एंड 2 clause 85 स्मॉल कंपनी। आइए पहले ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ही कर लेते हैं। वी स्टार्ट विद पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी को उन्होंने डिफाइन किया, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि सारा दारोमदार कहां चला गया, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पे, कि जो प्राइवेट नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, पब्लिक बनेगा। तो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। बेटा ये एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स लाकर इसको प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। यानी कि आज की डेट में सिर्फ 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी खोली जा सकती है, कोई मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। एक जमाना होता था जब ये 1 लाख प्राइवेट कंपनी के लिए और 5 लाख पब्लिक कंपनीज के लिए होता था। जब 2013 एक्ट लाया गया था तो भी ये फिगर्स लिखी हुई थी, बाद में इन फिगर्स को बदलकर एज में बी प्रिस्क्राइब से चेंज कर दिया गया और उसके बाद कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गवर्नमेंट ने आज तक। तो आज की डेट में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो या भले वो पब्लिक कंपनी हो। तो हम डेफिनेशन क्या हुआ 2 clause 71 का, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और नीचे कुछ लिखा है, provided that a company which is a subsidiary, sorry इसको क्या हो गया, a company which is a subsidiary of a company not being a private company। इसका क्या मतलब है ना, a subsidiary of a company not being a private company। company not being a private company means एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या हुई होगी, पब्लिक कंपनी। यानी कि इसके लिए मैं लिख सकता हूं पब्लिक कंपनी, यस। यानी क्या लिखते हैं, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be public company for the purpose of this act even when where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। क्या क्या गया वो, उसने कहा जी अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं और अपने आर्टिकल्स के हिसाब से आप प्राइवेट कंपनी है, यानी कि 2 clause 68 में आप पढ़ेंगे 3 रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस आपने आर्टिकल्स में लगाई हुई हैं, आप प्राइवेट कंपनी है लेकिन आपकी होल्डिंग कंपनी, आप किसी की सब्सिडरी हैं और आपकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी निकल आई, तो हर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएगी, पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, फिर भले ही उसके आर्टिकल्स के हिसाब से वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। तो ये बात उन्होंने क्लियरली लिखी, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। done with public company। public company के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed। और जितनी भी पब्लिक कंपनीज की सब्सिडरीज होंगी वो क्या मानी जाएंगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएंगी। आइए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पर। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। पहली बात बेटा आर्टिकल्स, यानी कि ये जो बातें कर रही हैं कहां लिखी हुई होंगी, आर्टिकल्स में। और ये 3 बातें करता है, RLP, इसको हम RLP नाम से याद करते हैं। R स्टैंड्स फॉर इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। पहली कंडीशन जो रखा है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। L स्टैंड्स फॉर इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड P स्टैंड्स फॉर इट प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पहले तो बेटा 3 वर्ड याद करने हैं, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स एंड प्रोहिबिट्स। अच्छा, पहले पॉइंट में रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में अंतर आप समझते हैं, यानी कि पहले चीज के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, थर्ड वाले पॉइंट के अंदर प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सिंपल भाषा में क्या मतलब हो गया, आप अपने शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करेंगे। बेटा एक बार अपने शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिए, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लाई जाती है उसको कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, आप कंपनी को पता ही नहीं चलता, वो हाथ बदलते रहते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या आता है कि आप अपने शेयर्स जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते। देन लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू
200। इससे पहले कुछ लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि सर मान तो एक नन्ही सी जान होती है, क्या लिमिट करोगे 200 पे, तो उन्होंने कहा ये बात उस पर अप्लाई नहीं करेगी। उसके अलावा हर प्राइवेट कंपनी को इट हैज टू लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। जब आप ये 200 काउंट कर रहे होंगे, तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। जो जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम जॉइंट होल्डर्स? 3 लोग हो सकते हैं बेटा मैक्सिमम। 3 लोग मिलकर एक शेयर होल्ड कर सकते हैं, जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं। जॉइंट होल्डर्स अगर हैं शेयर के, दे हैव टू बी काउंटेड एज वन। जब आप 200 काउंट कर रहे होंगे तो जॉइंट होल्डर्स को कितना काउंट करना है? एक काउंट करना है। देन आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपके शेयर होल्डर भी हैं, उनको काउंट नहीं करना है। और थर्डली जो एक्स एम्प्लॉइज थे उनको भी काउंट नहीं करना है। एक्स एम्प्लॉइज में बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, एक्स एम्प्लॉइज वो वाले जो आपके एम्प्लॉय रहते हुए मेंबर बने और अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ गए हैं लेकिन मेंबर बरकरार हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो आपका एक्स एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय छोड़ने के बाद, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद शेयर लेता है, क्या उसको एक्सक्लूड करना है? नहीं, हमें सिर्फ वो वाले एक्सक्लूड करने हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर लिया और अब वो क्या हैं? एक्स एम्प्लॉइज हैं। यानी कि इनको अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी इंक्लूड नहीं करना और जब ये छोड़ के चले जाते हैं तब भी इनको इंक्लूड नहीं करना। हां, कोई ऐसा एक्स एम्प्लॉय हो जिसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद ही लिया है, वो यहां पर कवर नहीं होता। सर ये लैंग्वेज में तो एक्स एम्प्लॉयज लिखा है बेटा, ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो प्रॉपर लैंग्वेज एक्ट में है, पर्संस हु व्हेन इन एम्प्लॉयमेंट बिकेम मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट नाउ सीज्ड टू बी द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है कि जो वो पर्सन जो एम्प्लॉय बने, जब जो मेंबर बने जब वो एम्प्लॉय थे लेकिन आज के डेट में आपके एम्प्लॉय नहीं है, उनको इंक्लूड करना है। फाउंडेशन लेवल पे आप एक्स एम्प्लॉयज भी लिखाते हैं, चल जाता है। इंटर लेवल पे लैंग्वेज को हम करेक्ट करा देते हैं बच्चे की। तो जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करना है, एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है, और ऐसे एम्प्लॉयज जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंबर बने लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ गए हैं, उनको भी काउंट नहीं करना है। एंड लास्ट, इट प्रोहिबिट्स मतलब खत्म, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। किसी भी तरह की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए आप इन्विटेशन नहीं देंगे। इसके लिए बेटा इससे पता क्या प्रॉब्लम आती है? कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकती। ये थर्ड पॉइंट जो है, ये कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से रोकता है, क्योंकि आप किसी भी तरह की सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो उसके लिए आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स। 3 बातें। नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। नंबर 2, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 3 बातें क्या क्या ध्यान रखनी है? जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करना है, एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करना है, एक्स एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करना है, वो वाले एक्स एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने थे। एंड थर्ड पॉइंट, इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, पहले पॉइंट में वर्ड लिखा गया है शेयर्स, थर्ड पॉइंट में वर्ड लिखा गया है सिक्योरिटीज। कौन सा वर्ड बड़ा है? सिक्योरिटीज। यानी कि इन्विटेशन या प्रोहिबिशन जो लगाई गई है वो हर तरह की सिक्योरिटीज पे लगाई गई है। शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, किसी के लिए भी आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो सिर्फ किस पे है? शेयर्स पर। यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको इंटर लेवल पे, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है। इसके अंदर मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा कि जो कंपनी के डिबेंचर्स हैं यानी कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए जा सकते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? द आंसर इज यस। आप आगे इस बात को पढ़ेंगे कि इवन प्राइवेट कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। यानी कि एक जो धारणा बच्चे के दिमाग में बनी हुई होती है कि पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन देयर कैन बी अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, और लेकिन उस केस में शेयर्स लिस्ट नहीं होते। क्या लिस्ट होता है? डिबेंचर्स। और वो शेयर्स क्यों नहीं लिस्ट होते? क्योंकि 2 क्लॉज 68 सीधा सीधा कहता है रिस्ट्रिक्शन लगानी है ट्रांसफर पे, किसके? शेयर्स के। अगर उसने सिक्योरिटी लिख दिया होता है यहां तो सर डिबेंचर्स भी ना हो पाते, लेकिन क्योंकि यहां छूट थी तो डिबेंचर्स लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो
प्रोस्पेक्टस के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इन्विटेशन के लिए, वो किसके लिए लगाई गई है? सब के लिए। यानी कि आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उसके लिए प्रोहिबिशन है टू इनवाइट एनी पब्लिक फ्रॉम टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। चलिए, दो बात हमारी खत्म हुई। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 ने बात करी प्राइवेट कंपनी की, 2 क्लॉज 71 ने बात करी पब्लिक कंपनी की। अब प्राइवेट कंपनी बेटा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, कवर्ड अंडर 2 क्लॉज 85। 2 क्लॉज 85 ने क्या लिखा? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो यहां से एक चीज समझ आ गई, स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी? प्राइवेट कंपनी, विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक सेटिस्फाई करने से स्मॉल कंपनी नहीं बनेंगे। स्मॉल कंपनी बनना बेटा कंपनी के लिए फायदेमंद है, नुकसानमंद होता है? फायदेमंद होता है। क्या फायदा होता है सर? कंप्लायंसेस कम होती हैं, छोटा मानते हैं आपको, परेशान ज्यादा नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको छोटा साबित करना है अपने आप को तो दो लेवल पर छोटा साबित करना पड़ेगा। किस किस पर? द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। यानी कि दो चीजों से जज किया जाता है कि आप छोटे हैं कि नहीं है। आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, आपकी कैपिटल कितनी है, और नंबर 2 आपका टर्नओवर कितना है। द पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि क्या इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है? यस, क्योंकि पावर मिली है 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये बढ़ाकर कहां तक ले जाया जा सकता है? नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 10 करोड़ है? नहीं बेटा, 10 करोड़ तक गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। बढ़ाया है अभी तक? नहीं बढ़ाया। तो हमारे पास लिमिट क्या है? 50 lakh। Its paid up share capital does not exceed ₹50 lakh। And second, its turnover, कौन सा turnover? As per the profit and loss account of immediately preceding financial year। यानी कि टर्नओवर किसका देखना है? आज अगर मैं बैठा हूं 1 अप्रैल को तो मैं टर्नओवर कब का देखूंगा? पिछला साल जो गया 2021 का, उसका 31 मार्च 2021 तक जो हमारा टर्नओवर था, इस साल वो डिसाइड करेगा मेरे लिए कि मैं स्मॉल कंपनी हूं या नहीं हूं। इसका मतलब सर ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस हर साल बदलता होगा। एक साल आप स्मॉल होते होंगे, अगले साल आप फिर स्मॉल बड़े हो जाते होंगे, अगले साल फिर स्मॉल हो जाते होंगे, ऐसे चलता है। या एक बार जो छोटा होता है बेटा वो जीवन काल छोटा ही रहता है, या एक बार जो बड़ा हो जाता है वो वापस कभी छोटा नहीं होता। क्या स्टेट डेफिनेशन से क्या लगता है? क्या ये हर साल डिसाइड होने वाला स्टेटस है? यस बेटा, ये हर साल डिसाइड होने वाला स्टेटस है। अगर मैं इस साल स्मॉल हूं बेस्ड ऑन माय टर्नओवर, अगर इस साल मैंने ज्यादा टर्नओवर कर दिया, क्या मैं अगले साल स्मॉल रहूंगा? नहीं, अगले पूरे साल में बड़ा रहा, लेकिन मैंने काम ना किया कोई बड़े वाला। जब टर्नओवर देखा तो टर्नओवर लिमिट से कम रह गया 31 मार्च को, उससे अगले साल में क्या कहलाऊंगा? स्मॉल कहलाऊंगा। यानी कि स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है ये एनुअल बेसिस पर चलता है। तो द पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 lakh और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड not being more than 10 crore rupees, and the turnover as per the profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed ₹2 crore और such higher amount as may be prescribed not being more than 100 crore। तो बेटा 50 लाख की लिमिट यहां, 2 करोड़ की लिमिट यहां। इसको बढ़ाने की पावर कहां तक? 10 करोड़ तक। इसको बढ़ाने की पावर कहां तक? 100 करोड़ तक पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया। 5 ऐसी कंपनीज जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी दें तो भी वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं होंगी। नंबर 1, अ पब्लिक कंपनी। द कंपनी शैल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी और इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी कंपनी। आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो आप स्मॉल नहीं हो सकते। और इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी कंपनी, आप किसी की सब्सिडरी हैं तो भी आप स्मॉल नहीं हो सकते। देन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, नॉन प्रॉफिट कंपनी, चैरिटेबल काम करने वाले लोग, बड़े जो दुनिया को दान देते फिर रहे हैं, खुद कह रहे हैं हम छोटे हैं, छोटे लोग दान देते हैं? नहीं, बड़े लोग दान देते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। आप इतनी बड़ी कंपनी है, आपके लिए अलग से कानून बना रखे हैं हमने, और आप क्या कहते हो? हमें स्मॉल कंपनी का स्टेटस दे दो। तो इनको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। पहली बात, किसी भी पब्लिक कंपनी को नहीं मिलेगा। किसी कंपनी जो किसी की होल्डिंग है, यानी कि आप इतने बड़े अपने नीचे सब्सिडरियां रख के बैठे हुए, आप स्मॉल नहीं हो सकते। सब्सिडरी कंपनी को क्यों नहीं देते? वो कहते हैं आपका ध्यान रखने के लिए होल्डिंग है तो सही, आपका ध्यान सरकार क्यों रखे? तो
तो हमने क्या, होल्डिंग कंपनी तो करती है सारी कंप्लायंसेस, आपकी भी कर देगी, क्या दिक्कत है। तो किसी सब्सिडरी कंपनी को भी हम स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं देखते। स्मॉल, उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी को स्टेटस नहीं मिलेगा, और किसी स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी को स्टेटस नहीं मिलेगा। तो हमारे पास लिमिट क्या क्या आ गई, 50 लाख, 2 करोड़। अच्छा, कुछ बच्चे अगर कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख लें, बेटा ये लिमिट 1 अप्रैल 2021 से, स्टार्टिंग आज से 1 अप्रैल 2021 से अमेंड कर दी गई है, लेकिन आपके सिलेबस में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आपके जून अटेम्प्ट में 31 अक्टूबर तक का सिलेबस आने वाला है। 31 अक्टूबर तक नहीं है, फिर भी बता देता हूं नॉलेज के लिए, ये लिमिट बेटा बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई है, ये लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। इस बार के बजट में था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब स्मॉल कंपनी, यानी कि क्या ऐसा करने से ज्यादा कंपनी इंडिया में स्मॉल कंपनी बन जाएंगी? यस। अब जो पहले स्मॉल नहीं होती थी उनको भी स्मॉल के दायरे में ले आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कमाल है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत परेशान चल रहे हैं ऑलरेडी बिजनेसेस, तो उन्होंने कहा कंप्लायंसेस कम करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट बढ़ाते हैं। ज्यादातर कंपनियां किसमें आ जाएंगी, स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन आपके पेपर के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बासी सामान। तो हम बासी सामान के हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, और टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर, इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो कितना होना चाहिए, 2 करोड़। बढ़ा के कहां तक ले जाया जा सकता है, 10 करोड़ तक। देखिएगा इसको, इसके अंदर अंदर ही बढ़ाया उन्होंने, 2 करोड़ तक लेके गए हैं, और इसको 2 करोड़ से बढ़ाकर कहां तक ले जा सकता था, 100 करोड़ तक। बढ़ाया कहां तक है, 20 करोड़ तक। वो लिमिट आपको याद नहीं रखनी है, तो 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। 5 कंपनियां ऐसी जो कभी स्मॉल कंपनी नहीं होती। एक एग्जांपल बेटा जो पेपर में आ जाता है कई बार, बेटा एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 20 lakhs, ये 20 मत करिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 40 lakhs, जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़। ये ए कंपनी 55% शेयर होल्ड करती है इन बी प्राइवेट लिमिटेड। बी प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 20 लाख, टर्नओवर 1 करोड़। ये क्या ड्रामा है, 1 करोड़। सवाल ये उठता है, क्या ए लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, क्या बी लिमिटेड स्मॉल कंपनी है? क्या ए लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, क्या बी लिमिटेड स्मॉल कंपनी है? केस आपके सामने है। क्या कारण है बेटा दोनों का ना होने का? सर ए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता होगा, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी है, ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं एक्वायर कर सकता। सर बी भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन ये क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए ये भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बावजूद भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा। आई थिंक एग्जांपल से दोनों बात क्लियर हो जाती है। चलिए हमारे पास अगली क्लास, वैसे ही उसके अगले टॉपिक के लिए टाइम नहीं है, एक बार पुराना फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कुछ किया आज? सबसे पहले हमने बात करी बेटा सेक्शन 1 की, 4 बातों में बोल के गया। सेक्शन 1 बात करता है हमारे पास शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। 4 बातें। नंबर 1, द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013, इट शैल एक्सटेंड टू whole of India. This section shall come into force at once. Remaining section जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 6 कंपनियां गिनवा दे जहां जहां ये अप्लाई होता है। नंबर 1, कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। बिग्स, बिग स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनीज। कौन से एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी, एक्ट का नाम इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। थर्ड, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्ट का नाम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट। फोर्थ, कोई भी स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी। और लास्टली, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। देन डेफिनेशन ऑफ कंपनी 2 clause 20, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रोफेसर हिनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity, perpetual succession and a common seal. Features of company: top class association. T stands for transferability of shares. Section number 44 क्या बोलता है? Shares of the company are movable properties transferable in such manner as provided by the articles of the company. O stands for ownership separate from management. Ownership किसके हाथ में होती है? मेंबर्स के हाथ में। मैनेजमेंट
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, तो ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल सक्सेशन, कंसेप्ट का नाम जो है लाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील, कंपल्सरी होती है नहीं, कब से ऑप्शनल हुई 2015 से। अगर कॉमन सील नहीं है तो कैसे ऑथराइज करेंगे, 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी जहां कंपनी सेक्रेटरी हो। एल स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी के केस में कहां तक लिमिट होती है, अमाउंट दैट द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू असेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। शेयर्स के केस में अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल नहीं होती है, फिक्टिशियस नहीं होती है। एस स्टैंड फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 केस के नाम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी, केस का नाम मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। लास्ट इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन लॉ की क्रिएशन होती है। चलिए उसके बाद हमने बात करी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की, 5 केसेस। पहला पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, केस का नाम डी सर दिनशा मैनेजी पेटेट। सेकंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, केस का नाम गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। थर्ड वन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, आप एनिमी कंपनी है कि नहीं है, केस का नाम डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब वेलफेयर वेल लेजिस्लेशन के बारे में, केस का नाम वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। एंड लास्टली सब्सिडीज बनाना टू एक्ट एज एजेंट, केस का नाम मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। उसके बाद कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में। नंबर 1 पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सेक्शंस पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68, ओपीसी 2 क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी मींस a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed। नीचे उन्होंने क्या बात लिखी, a subsidiary of a public company shall always be a public company। private company की definition, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles, 3 condition R L P, R stands for restricts the right to transfer shares, L stands for limits the number of members to 200 except in case of OPC। 3 बातों को ध्यान रखना। नंबर 1 joint holders to be counted as 1, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना, एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना। P stands for prohibits any invitation to invitation to public to subscribe to any securities of the company। उसके बाद small company means a company other than public company which satisfies both the conditions। number 1 paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh or higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees। then the turnover as per profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed rupees 2 crore or such higher amount which shall not be more than 100 crore rupees। तो लिमिट क्या क्या याद रखनी है, 50 लाख, 10 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़। देन 5 कंपनियां जो कभी भी स्मॉल नहीं होंगी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड फाइनली कोई भी स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कंपनी। चलिए आज यहीं रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।